Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare हम एच डी मलिक साहब के घर पे हैं, शिव दर्शन मलिक साहब जो वैदिक प्लास्टर के निर्माता हैं। उनके घर में देखिए इतना बड़ा टावर, ये मोबाइल टावर है। इनको इनका रेंट भी मिलता है बाकायदा, पर इनके ऊपर इस रेडिएशन टावर का कोई असर नहीं। इनके घर में रेडिएशन सबसे कम है। वैदिक प्लास्टर किंग टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ 42 है बाहर, पर यहाँ पे 24 डिग्री लग रहा है। ये घर में गोबर का प्लास्टर लगाया हुआ है और इस कारण गोबर प्लास्टर से घर पूरा ठंडा है बिना कूलर के। ये किचन बना है, काफ़ी अच्छा बना है। टेक्निकली सिर्फ गोबर का लीप है इस घर में। इसीलिए वो हीट तोड़ने के लिए मैंने ये किया। ये कसूरत नहीं है अभी हम रोहतक में भवन की तरफ आए हैं। ये अद्भुत जगह है। ये घर में कुछ विचित्र हो रहा है जो एच डी मलिक साहब करते हैं। अरे ये एयर कंडीशन रूम है क्या? हाँ ये नेचुरली कंडीशनड है। नहीं आप क्या कुछ बता रहे अभी हमने देखा कि 42 की डिग्री टेम्परेचर अभी बाहर है। हम देख रहे हैं 42 डिग्री टेम्परेचर, 42.6 है अभी। और ये बाहर था, अब मैं अंदर आया हूँ तो एयर कंडीशनड कमरा लग रहा है, पर एयर कंडीशनर दिख नहीं रहा है। और अंदर का तापमान हमें देखना है अभी अंदर का तापमान है ये 28.5। बिना किसी यहाँ पे ना यहाँ पंखा चालू है ना एसी चालू है। और ऊपर भी फॉल सीलिंग है ये। इसके ऊपर मुझे लगता है गोबर लगाया हुआ है। गोबर नहीं, ऊपर गोबर नहीं लगाया, लेकिन लाइट जो आ रही है ये कोई ट्यूबलाइट नहीं है, ये नेचुरल लाइट ऊपर से आ रही है। ये सिर्फ ग्लास रखा हुआ है और सिर्फ जो चमत्कार जो हमें दिख रहा है ये सिर्फ इन दीवारों का है। मजबूत दीवारें। ये 4 कलर हैं अलग अलग, सारे के सारे नेचुरल हैं। ये कलर में हमने क्या मिश्रण किया है? गेरू। ये गेरू का है क्या? ये दो गेरू हैं। एक गेरू ये है, दूसरा गेरू ये है। उससे आगे दो वो वेजिटेबल वो है। वेजिटेबल से बना है। कलर किया बैक साइड में बाहर। ये इसका क्या यूज़ होता है? मलिक साहब डॉक्टर साहब इसका यूज पूछ रहे हैं। ये हट बना रहे हैं हम गोबर से। अच्छा यहीं पे हट यू से हाँ ये आग में आ जाएगी ना। अच्छा ये मेरे यहाँ पे बैठ के साधना कक्ष हो जाएगा गोबर का प्योर। अच्छा तो इसमें आप जोड़ोगे कैसे इसको? अभी जुड़ गया ये, इसको ऊपर बस वो करना है। ये गोबर है, इस पे प्लास्टर करोगे? इसके ऊपर प्लास्टर करना। अच्छा गाड़ी प्लास्टर हो जाएगी, टूटेगा नहीं। टूटेगा क्यों नहीं? टूटेगा, कुछ भी तोड़ दो तो
लेकिन ऐसे नहीं टूटेगा, वो मजबूत है। अच्छा, आप इसको प्लास्टर कर दो। तो वैदिक प्लास्टर जो बनाते हैं इसकी सामग्री है गोबर, सुखाया जा रहा है, इसको मिश्रण करेंगे और वैदिक प्लास्टर बनेगा। इसको गोबर से लिखेंगे, गोबर से लिखिए। उसका टेम्परेचर कैसे आता है? अभी हमारे सारे मित्र जूते खोलने में लग गए हैं। डॉक्टर साहब, ये मतलब आपका ये जो फर्श है ये फर्श भी वो भी गोबर का है। गोबर उससे बना हुआ है। हाँ, गोबर। बहुत ठंडा महसूस हो रहा है। हाँ वही तो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मलमल में घूम रहे हो हाँ, एकदम मनमन ही लग रहा है इसको। और बहुत ठंडा भी होगा। आपके जो शरीर की जितनी भी गर्मी है, हाँ, हम क्या करते हैं, हाँ। हम अपने जैसे ही बाहर जाते हैं, ठीक है। बाहर जाते हैं, हमारे ऊपर रेडिएशन का वो कंपार्टमेंट होता रहता है, हाँ, हमारा बॉडी चार्ज हो जाती है। ठीक है जी, हमारे बुजुर्ग क्या करते हैं, हमें कहते हैं भैया जिसकी बाहर निकालते हैं अंदर घुसो। एकदम। वो क्या साइंस था, वो यही साइंस था कि आप बाहर निकालो, उसके बाद ऐसे निकालो और फिर ऐसे आप घूमोगे तो आपका जो शरीर है ना, उसकी गर्मी जो है वो ये फर्श से होती है। अच्छा, बॉडी की गर्मी। आप हगोड़ी आप लाइट फील हो, अच्छा, ठीक है। आप स्वस्थ की दृष्टि लाइट फील करेंगे। पानी डालेंगे इस दीवार पे आप डालिए। पानी ओके, नीचे नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सारी की दीवार जो है इस पानी को पी चुकी है, ठीक है। अब आप जो है इसको सूंघ के देखो खुद, जहाँ पे पानी डला हुआ है। इसमें तो अलग खुशबू है। हैं? देखो, मिट्टी जैसी आएगी, मिट्टी की जैसे, हाँ, मिट्टी की तरह खुशबू। जैसे वो ताजे मटके में पानी भरते हाँ, हैं तब। सेम, सेम। सोंधी तो ये मिट्टी का क्या राज है? ये जो खुशबू है, ये आप मेरे को कहोगे मेरे को 2 ml चाहिए 2 करोड़ रुपए की, मैं दे नहीं पाऊंगा। ये बेस कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जो फ्रेश एयर जिसको हम बोलते हैं, शुद्ध हवा, वो शुद्ध हवा यही है जो ये जनरेट कर रहा है। जैसे मैंने वहाँ पे पहले वो बोर्ड में लिखा हुआ ना कि नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए, तो ये अभी जो है नेगेटिव आयन जनरेट कर रहा है, ये सारा का सारा। तो इसके अंदर कोई भी पागल आदमी भी, डिप्रेस्ड आदमी, बिल्कुल ही जो डिप्रेस हो, क्रोनिकली डिप्रेस्ड, अगर वो इसमें यहाँ पे कुछ दिन रह लेना, इसको सूंघे, वो भी इससे स्वस्थ हो सकता है। ये तो आपने बड़ी खास बात बताई। सारे पागलों को यहीं भेजेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर बना दिया। नहीं, ये तो इसका क्या कारण है जो आप ये बता रहे हो कि उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा जी, जो आप कह रहे वो हो कि- सेरोटोनिन है ना बॉडी में हाँ। हमारा जो है, जो हमें खुश रखता है हार्मोन, वो कौन सा है? वो सेरोटोनिन हार्मोन है। अच्छा, वो इसको सूंघते ही वो हार्मोन सिक्रीट होने लग जाता है, एक्टिव होता है। क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन होता है। हाँ। उत्सर्जन, हाँ, उत्सर्जन। वो निकलना शुरू हो जाता है हमारे और शरीर उसकी से। मेंटल हमारे को भी खुश करता है, हमारे चेहरे में मुस्कान आ जाती है अपने आप ही, अच्छा, अपने आप ही खुश हो जाते हैं। ये रीजन है। और एक और सारे हॉस्पिटल में तो जितना भी आपका मतलब मेंटल हॉस्पिटल है, उनको तो एटलीस्ट ये यूज करना ही बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आज के दिन क्या है, हाँ। ये क्या है, ये आयन जनरेट कर रहा है। अच्छा, दिस इज ए आयनाइजर, ओके, ये नेगेटिव आयन जनरेट कर रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल्स में क्या कर दिया, उन्होंने बिजली के आयनाइजर लगा लिए ठीक है। कि आयन जनरेट करेंगे, हाँ, उससे वो बिजली का वो कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हाँ। और फिर वो आयन जनरेट कर रहे हैं। ठीक। ये फ्री का ये है, natural है। ये नेचुरल है। और ये आप गोबर मिट्टी मिला के, जिप्सम ये मिला और के, जितनी बॉडी को चाहिए उतना नहीं देते हैं। उतना ही देगा। गोबर मट्टी जिप्सम का रेशियो क्या क्या है? गोबर जो है वो 20% है। ये अलग अलग है, कई फार्मूले हैं, एक फार्मूला नहीं है। ये जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर गोबर 20%, 20 से 22%, जिप्सम करीब 70% है, 10% मिट्टी है, थोड़ा सा ग्वारगम और नींबू का साथ है। नींबू का साथ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जूस जूस, हाँ, नींबू का साथ, नींबू का कॉन्सेंट्रेट। हाँ कंसनट्रेट, हाँ, लेमन कंसनट्रेट वो है। तो उससे एकदम उसका फिर जोड़ कैसे वो चिपकान कैसे आता है? चिपक कैसे? चिपकान तो इसके अंदर ग्वारगम और जिप्सम है, दोनों का चिपकान होता है। जिप्सम में तो खास बात होता है, चिपकता है। और दूसरी बात, जो गोबर है, गोबर का जो प्रोटीन है वो बेस्ट बाइंडर है, उससे भी ज़्यादा बढ़िया बाइंडिंग करता है। तो गोबर ऑल्टरनेट है उसके लिए, जिप्सम के लिए? गोबर जो है वो एक वो है अपना, जैसे हम आटे में नमक डालते हैं, हाँ, अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। हाँ। ऐसे इसके अंदर हम गोबर नहीं डालेंगे तो क्वालिटी नहीं आएगी।
तो बिना गोबर भी ये आयरन निकल रिलीज करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, बिना गोबर भी करेगा, लेकिन गोबर डालने से वो गुणवत्ता मेरे बढ़ती ख्याल है। से सांस भी ज़्यादा लेता होगा गोबर। मतलब बिल्कुल। मैन फिर तो इसमें क्या क्या है मिक्स किया हुआ, क्या क्या चीज़ में है इसमें? मिट्टी, जिप्सम, गोबर, वाटर अच्छा और नींबू का साथ। अच्छा, गोबर जामन की तरह आप डालते हो क्या इसमें? 20%। 20% काफ़ी है। बाई वेट जो है ना, काफ़ी है। हाँ बाई वॉल्यूम, बाई वेट नहीं, बाई वॉल्यूम। तो आप जब कोई कस्टमर फ़ोन करता है आपको तो उसकी लोकेशन के हिसाब से फॉर्मूला चेंज करते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, ना ना, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल ये है। यूनिवर्सल है, ये आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ये कश्मीर में भी यूज कर सकते हो, ये बॉम्बे भी यूज कर सकते हो, कोलकाता भी और मद्रास भी और राजस्थान के तो डेजर्ट। ये आपका जो ब्लादिक प्लास्टर का जो बनता है प्लास्टर, हाँ। वो भी यही फॉर्मूले से बनता है या हाँ, उसमें इसी से अलग बनता है, इसी से बनता है, सेम फॉर्मूला? सेम फार्मूला। तो वो तो फिर लोग खुद ही कर लेंगे, आपसे क्यों लेते हैं? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे है कि आज के दिन हमारी आदत जो है ना, हमारी एजुकेशन ने हमें जो है ऐसे बना दिया कि हमें हर एक चीज़ थैली में चाहिए, हम हाथ लगा के कुछ है ही नहीं। कोई भी स्कूल गोइंग बच्चा, कोई भी या यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग बच्चा गोबर को हाथ लगा के कुछ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं जाता। एक दो टाइप की कल्चर है, एक है काउ सीट वाली, एक है गोबर वाली। काउ सीट वाली गोबर को गाली समझती है, काउ सीट बुलशिट है। एक हमारी कल्चर है गोबर, गाय का वरदान। जब हम इसको गाय का वरदान समझेंगे तभी हम इसके अंदर हाथ देंगे। जब हम इसको गोबर काउ सीट समझेंगे तो हमसे दूर भागेंगे। तो आज की जो स्कूलिंग है, वो स्कूलिंग जो है वो इस हिसाब से दी जाती है कि ये तो अच्छी चीज़ नहीं, तो काउ सीट है, जबकि ये गोबर है, वरदान है। वो का वरदान है, हाँ। उन्होंने वरदान दिया गो। हाँ, गाय का वरदान। वास्तव आप ये इंग्रेडिएंट दिखा सकते हैं जो जैसे डालते हैं आप? ये गोबर, ये गोबर है, तो ये 20% डलने वाला है सूखा गोबर। ये इसको मैं दिखाऊंगा, इसको पहले पीसा जाता है, ऐसे नहीं डलता। अच्छा, इसको पाउडर बना देते हैं। अच्छा, अभी ये है ना, अभी ये इसका ये हम इसको सुखा रहे हैं। ये जो गोबर है गौशाला में सुबह रात को जो गाय है ना बाड़े में जो रहती हैं, हाँ। वो इसके ऊपर गोबर भी करते हैं, गोमूत्र भी करती हैं। ठीक है। और फिर इसके ऊपर घूमती रहती हैं, अपने खुरों से वो काट देती हैं। ये ये कटा हुआ गोबर है ये। 42 डिग्री टेम्परेचर होकर भी ठंडा है ये। हाँ, ठंडा है, ठंडा है। गोबर 42 डिग्री पे भी हाँ, ठंडा है। गोबर जो है वो उसका काम करता है, थर्मल इंसुलेटर। थर्मल का ही काम कर रहा है, एक्चुअली काम कर रहा है, गर्मी लग रहा है। ये मिश्रण करने के लिए, ये हाँ, ये पीसने के लिए है। ये फॉर्मूला तो बन रहा है ना अभी? इसमें मिक्स कर दिया क्या आपने? नहीं, ये गोबर है पीसा हुआ, अच्छा अच्छा, ये पाउडर ये पीसा हुआ गोबर है। जो छान भी दिया क्या आपने? नहीं नहीं, पीसा हुआ ये बस। अच्छा, ये जो है ये पीसा हुआ गोबर है। 20% ये वाला डालना है आपने? हाँ, 20% 70% जो जिसमें डाला वो पिसा हुआ आता हाँ, है। ये भी पिसा हुआ है, ये सारा। ये जिप्सम है जी? हाँ, ये जिप्सम है, ये भी। ये अच्छा। राजस्थान से मंगाते हो ना आप लोग? हाँ, राजस्थान से। जिप्सम वो क्या? ये वही जिप्सम है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाँ, सीधा use होता है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वही है। तो ये क्या पत्थर का होता है ना? 90% तो हो गया, से निकलता है। नहीं, हाँ, 10% 10% जो है, हाँ जी। 70% देते हो आप इसको? हाँ, ठीक है, 70% ये होता है। और 10% जो नींबू रस है, नींबू रस नहीं है 10%, वो आर्गन भी होता है। मिट्टी और वो है। फिर 20% तो ये हो गया ये गोबर, हाँ, और 70% जिप्सन हो गया, करीब 9% और 10% में मिट्टी और नींबू का कंसंट्रेट ऑफ लेमन। हाँ, हाँ, वो जो है ये जैसे है, इसके अंदर ये अभी मिट्टी का पाउडर है इसके अंदर। अच्छा, मिट्टी कौन सी, व्हाइट मिट्टी है क्या? हाँ, वाइट मिट्टी है, ये मिट्टी का अभी पाउडर है ये। अच्छा। इसके अंदर जो है, और जो नींबू का सतह वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कितना परसेंट डलती है? ये 9% के आसपास। 9% है। ये हाथ से किया हुआ, ये देखो आप, हाँ, ये नेचुरल है। ये लिपाई देखो। हो गई नहीं? हाँ, ये लिपाई हुई है हाथ से। अगर हाथ से करने मतलब के ये बाद- मिश्रण आपने घोल के हाँ, पानी में मिला के उसके ब्रश से फिर आपने कर हाथ से। हाथ से किया? ब्रश नहीं है, ये हाथ अच्छा, हाथ से होता है। ये व्हाइट मिट्टी कहाँ मिलती है? पहला लेयर तो ऐसी मिल बनती जाती है, डाकर मिट्टी जो अपनी होती है। डाकर मिट्टी बोलते हाँ, हैं। डाकर। डॉक्टर साहब, पहली लेयर ऐसी बनती हुई शुरू में जब हाँ, कहीं पहली भी- लेयर कहीं भी ऐसी बनती है, सेकंड फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, काम की बात पहले होता है। ये जो दीवार है ना, हाँ, ये नूनी से खराब हुई दीवार है। अच्छा, ये मतलब लू से, नहीं, अरे, नमक से- हाँ, सॉल्ट नमक- से, नमक नमक से से खराब हुई है। सॉल्ट, छारे ये बिल्कुल जो है क्षार से खराब हुई दीवार है। इसको अगर मैं हाथ भी लगाऊंगा ना तो ये जड़ेगी। हाँ ये देखो, ये मैं हाथ भी लगाऊंगा ना, हाँ, जड़ती है। हाथ से, ठीक है, ये हाथ से जड़ रही है, जड़ रही है ना। जड़ रही है। आपके बैक में एक और दीवार है, ये जो दीवार है ये वैदिक प्लास्टर की है। ये जो नमक है, जो क्षार है, ये इसमें यहाँ तक इसमें भी आया भाई, ये इस लेयर तक। अब मैं क्या करूँगा, ये इसके कितना ये लोहा है, और ये बिल्कुल ये वो है, कितना नोकीला है ये। अब मैं इससे इसको रगड़ूंगा जोर से, नहीं आ रहा है।
अब ये तो मेरे तो कहोगे भाई ये भाई हैं, ये भाई रगड़ के रगड़ो देखो जी। जी अच्छी ऊपर में रगड़िएगा। जहाँ पे तो क्या कर रहे हो, इतना स्लो मत रगड़ो, जरा जोर से रगड़ो। अरे थोड़ा लोहार की तरह कुछ मारिए। नहीं हो रहा भाई मेरे से तो, द्वार के मैंने तो पूरा जोर लगा दिया है। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे जहाँ पे आई हुई यहाँ पे इसकी आवाज देखना आप, आवाज तो सीमेंट से भी ज्यादा तगड़ी आवाज है। लेकिन जहाँ पे नमक नहीं है वहाँ पे अगर इसको खुरचेंगे ना तो वहाँ पे ये खुरचा जाएगा। ये नमक नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे नमक नहीं है। अच्छा अच्छा। यानी कि जो नूनी है जो हमारे यहाँ की मेन समस्या है कंस्ट्रक्शन की, हाँ। वो इसके लिए वरदान है। अच्छा मतलब और मजबूत वो प्लास्टर तो और ज्यादा मजबूत मतलब होता ये है। इसका धरती पे कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये तो और कॉम्बिनेशन ये शानदार उसके है। लिए अमृत है। कमाल। जिस चीज जो अभी साफ है बिल्डिंगों के लिए, हाँ। वो इसके वो वरदान इसके लिए वरदान है। है। इसके लिए वरदान है। हाँ। धरती क्योंकि पे ये से धरती पे है ना, इसका कोई वो नहीं है। कोई तो अपना वो मतलब, टाइल लगवा लेता है। नमक वाली पे आपका फिर भी थोड़ा कम नमक वाली पे रगड़ा गया, लेकिन नमक के साथ तो एक तरह से मिल कहा के- जाए ना, जैसे मनुष्य के शरीर में दाद खुजली हो जाता हाँ, है हाँ। तो उसका इलाज ही नहीं होता हाँ, हाँ। है। वो साला कितना साल तक इलाज फिर हो जाता हाँ, है। हाँ, हाँ। वही नमक वाला मकान में होता है। वही होता है। और गाय का गोबर और मूत्र लगा लीजिए तो तुरंत जो है रिलीफ मिलता है। वो रिलीफ मिल जाएगा और दाद खुजली हमेशा के लिए गायब हो हाँ, वो ये उसी बिल्डिंग का तरह दाद है। ये बिल्डिंग का दाद जो है नमक है, हाँ। और उसमें गाय का गोबर जिप्सम लगा दीजिए हाँ। तो और वरदान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसी तरह का। इसी तरह हम जो फील किए अभी जो हाँ, वही है। क्योंकि धरती पे इसका कोई भी अगर ये नमक आता है ना, हम टाइल लगवा लेते हैं, वो और ऊपर चला जाता है। हाँ। कई क्या करते हैं, इसके ऊपर सीलिंग लगवा लेते हैं कई कंपनियों से। तो वो सीलिंग से क्या होता है, ये और कहीं ना कहीं से ये निकलती शुरू हो जाता है, तो सीमेंट का पाउडर बना देता है। ये कैंसर जैसा है, फैलता जाता है। अंदर ही आगे अंदर फैलता खत्म रहता करता है दीवार है। को। और ये जो है इसको वहीं पे चौक करके बंद करके और ज्यादा मजबूत बना देगा। अच्छा, ये और जो ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग। दीमक का जो सवाल है, मतलब सीलन इसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सीलन से और अच्छा होता है। सीलन तो सील पानी आती है, होता सील होती है ना जो। सीलन ये नमक होता है। नमक साल्ट। अलग चीज है, ये सीलन अलग। क्षार होता है, नमक होता है। अक्षर जो पानी के अंदर, जिन जमीन के अंदर पानी में नमक होता है ना, वो जो ऊपर क्षारीय आता है, वो ऊपर आता है। वो ऊपर वो आती है। दीवारों को खराब कर ये नमक से खराब हुई दीवार है ये देखो, ये नमक से। और इसके लिए ना ये देखो, समझ गए, समझ ये गए। दिल्ली के शहर में आम बात है। जो वो नहीं, दिल्ली ही नहीं, सब जगह नमक। अब बाकी यहाँ पे है ना, इस दीवार पे हम बारिश करेंगे। ये दीवार में बारिश करेंगे आप? हाँ, बारिश करके बाहर की दीवार है ये, और बाहर की दीवार पे हम बारिश करेंगे। और बारिश करके फिर आप इसकी जो है ना सुगंध लेना। ठीक है। नाक खोल लो भैया, ये देखिए छोंदी। अभी बारिश हो रही है, ये हम जो देख रहे हैं इनकी आउटसाइड दीवार को मिला दिया गया है और यहाँ पे इतनी बढ़िया सुगंध हो गई है, सौंधी मिट्टी की सौंधी, सौंधी की तरह। मट्टी की सौंधी हो गई है कि हमें अच्छा लग रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं हम। भला जब भी बारिश आएगी आप आपके घर के आसपास भी रहना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पे इतनी बढ़िया सुगंध और खुशबू हो जाएगी कि पूरा घर। दिमाग तरोताजा और हो इसकी जो सुगंध है वो हेल्थी भी है, टेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। डिप्रेशन से बाहर आ जाओ यार। You will be totally out of depression when you within your जो लोग house ये पूछते हैं complex. ना, जो लोग ये कहते हैं कि आउटर में इसका क्या रहेगा, बाहर ये जो खराब होगा या नहीं होगा, हाँ, ये उसके लिए हम दिखा रहे हैं। आप बाहर भी लगाए, बाहर लगा के इसके ऊपर बारिश आएगा तो जैसे अब ये बारिश पानी आया हुआ है। खींच रहा है इनफैक्ट, हाँ, ये जो है ना इसका करके पानी खींच रहा है, इतना पानी नहीं, वो जो टीवी सब में एक दिखाता है कि एशियन पेंट सदा के लिए, तो उससे तो ये लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। ये तो भाई पानी सोने पर भी कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं, और उसमें खुशबू बरकरार, और जो घर में गर्दे बंद रहे। depression है। ये जो ईंटें है ना, हाँ, ये मिट्टी से जुड़ी हुई है। ये यहाँ पे मिट्टी है, अच्छा। यहाँ पे भी मिट्टी है, यहाँ पे भी मिशन क्या है? मिट्टी। सीमेंट की जगह है। हाँ। हम जो जुड़ाई करते हैं, जुड़ाई अगर हम तालाब से मिट्टी ले लेंगे तो तालाब की सफाई हो जाएगी, वहाँ से मिट्टी आएगी, वहाँ पे पानी ज़्यादा साफ रहेगा, तो तालाब में पानी साफ रहेगा, जीव जंतु सारे पी पाएंगे, और अगली बारिश आएगी तो उसके अंदर पानी ज़्यादा होगा। तो ये मिट्टी है ना, ये मिट्टी आप तालाब से लेके और इस टाइप से ईंटों की जुड़ाई कर लें, जैसे ये किया 100% है यो, 100% मिट्टी है, और कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं है। ये जिप्सन विप्सन कुछ नहीं, हाँ, प्योर मिट्टी है ये। और ये काफी है अपने लिए। ये काफ़ी है, जुड़ाई के लिए काफ़ी है। अच्छा, हाँ, ये जुड़ाई करके और फिर इसकी जो है ना, हम जो ऊपर जो है प्लास्टरिंग जो है वो हम इस हिसाब से कर सकते हैं। ये इसकी प्लास्टरिंग है, ये जो है इधर ये नेचुरल है। दोनों साइड भी कर सकते हैं ना, हाँ, दोनों साइड में कर सकते हैं। दीवार के दिखाने आगे लिए। पीछे हो जाएगा। वहाँ पे मिट्टी दिखाने के लिए उधर किया हुआ है, यहाँ पे इसमें कोई कलर नहीं डाल रखा।
ये कलर किया हुआ है, ये दोनों ये मतलब ये भी सेम प्लास्टर बन गया है। हाँ सेम प्लास्टर है, इसके अंदर एक भी दाना सीमेंट का नहीं है। कलर कौन सा कितना नेचुरल कलर? नेचुरल, सारा नेचुरल। कितना इंच का लेयर है प्लास्टर का ये? 9 से 12 mm। अच्छा 12 मतलब 12 सेंटीमीटर, mm 1.2 सेंटीमीटर। हाँ हाँ 1.2 सेंटीमीटर। हाँ 12 mm। क्वेश्चन और है, ये जो पेंट आप यूज कर रहे हो ये सारे नेचुरल है। ये नेचुरल है, मतलब अगर आप एशियन पेंट वगैरह करोगे तो इसकी क्वालिटी फिर वो मैं भी अंदर दिखाऊंगा वो। आप कहते हैं 8 डिग्री तो कम से कम नीचे जाएगा। नहीं ज़्यादा। अच्छा ज़्यादा। जैसे 42 है, अगर कोई भी पंखा कूलर नहीं चलाते हैं, हाँ अभी गर्मी हमारे यहाँ से शुरू नहीं अगर हुई। ये हम कूलर नहीं चलाते हैं या पंखा नहीं चलाते हैं तो कितना डिग्री का मिनिमम डिफरेंस है? इसमें बाहर के टेम्परेचर जो है ना, बाहर मान लो 48 चला गया। अच्छा पिछले 3 गर्मियों से 3 साल हो चुके इसको, 3 गर्मियाँ जा चुकी ठीक है। गर्मियों में मैंने कूलर पंखे सब बंद कर करके भी देखा है। अच्छा। पूरा दिन मैं इसमें बैठा हूँ, ये मैंने ये भी देखा है लगा ठीक है। के। ये मैं अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेके आया ना, दुनिया को तो बाद में दिखाना है, पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो प्रूव होगा तभी दुनिया को मैं बताऊँगा भाई ये चीज़ ऐसी है। तो जब मैंने इसको किया, ये थर्मामीटर में लेके आया, सारा दिन जब इसको बंद करके रखता था, ये बंद कर देता था पंखे, तो उसके बाद जो इसका टेम्परेचर था कभी भी 35 से ऊपर नहीं गया कभी। 48 के बावजूद 48 के बावजूद, बाहर 48 होने के बावजूद यहाँ पे 35। ज़्यादा डिफरेंस है ये तो, 13 डिग्री तो बहुत ज़्यादा। एसी भी नहीं कर पाता लगता है। मतलब एक जनरल आदमी 35 आराम से सहन कर सकता है, 48 में आप इसको जो ना, आप इसको उससे कंपेयर मत करो। ये वो क्या है, ये नेचुरल वे ऑफ लिविंग जो था हमारा, जहाँ पे राजस्थान के अंदर सभी मिट्टी में रहते थे, सभी के सभी, अभी तक 30 साल पहले तक सभी के घर मिट्टी के थे। वो इसीलिए थे कि ये थर्मल इंसुलेशन का काम करता था, वो गर्मी में ठंडे रहते थे। अब भी जो है, जो भी मिट्टी में रहता है, जहाँ भी मिट्टी में रहता है उसके घर वो ठंडा रहेगा ही रहेगा। तो 35 से ऊपर ये कहीं नहीं जाता। अब जो है ना, एक बार खड़े हो गए उस कमरे की हवा और देखो आप, आओ चलो उस कमरे में हवा में फ़र्क आप महसूस करो। इसमें नेचुरल पेंट है, उसमें नेचुरल पेंट है। सूंघ ना, बस यहाँ पे हवा में सूंघ, वहाँ पे खड़ा हो गया, हवा को महसूस करो। फर्क है। ये यहाँ पे पेंट जो है वो एशियन पेंट वगैरह का किया हुआ है, तो यहाँ की हवा की गुणवत्ता कम हो गई है और उसकी जो स्मेल है वो भी इतनी बढ़िया नहीं है। यहाँ पे वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो हवा की जो गुणवत्ता है वो भारीपन है, भारीपन है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। और अंदर जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जो है ना, केमिकल पेंट जो है लगातार छोड़ते रहते हैं। अच्छा, उस कमरे के अंदर क्या है, उसके अंदर नेचुरल पेंट है, उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही नहीं हवा में। नेचुरल पेंट मतलब आपने मिट्टी के रंग, मिट्टी के रंग, मिट्टी के पौधे के पौधे के या फसलों के रंग। हाँ, फसलों के रंग वो है नेचुरल कलर। तो- इसमें केमिकल वाले हैं। हाँ। ये जैसे ना लगातार इसके अंदर से ना वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लगातार निकलते जा रहे हैं। अच्छा। तो ये हवा को भारी कर देते हैं और ये हमें बीमार करता है। 24 घंटे में इसमें हम लोग ज्यादातर तो लगता है सिर दर्द कि जो हाँ, सिर दर्द जो करो दर्द और इसी वजह से हो रहा है। धीरे धीरे आसमा भी आसमा जो होता है, हाँ हाँ हाँ, एस्थमेटिक हाँ बीमारियाँ, सांस की जो बीमारियाँ जितनी भी हैं, तो वो तो इसी के कारण होता है। बिल्कुल सांस की बीमारियों का मुख्य कारण ये भी है। एक मुख्य कारण जो है ना, ये हमारे घरों में ये इसका भी रोल है। हाँ, इसका भी नेचुरल जो है वो नेचुरल तो- ये चीज़ें हमें बचाएगी। हाँ, ये बिल्कुल अगर हम बचाएगी। इसको यूज़ करते हैं, जो नेचुरल दीवार है गोबर जिप्सम की और उस पर नेचुरल आपने कलर किया है, हर्बल कलर कह सकते हैं आप इसको, तो ये खुशबू भी इसकी अलग है और हवा की कुछ भी गुणवत्ता है, आप इसको देखोगे ना, इसके अंदर सुराख है। हाँ। अगर बड़े ध्यान से देखोगे ना, हाँ, ये सुराख देखो है। हल्के हल्के से सुराख है, ठीक है। बिल्कुल मामूली से इसके अंदर सुराख है। हाँ। ये सुराख इसकी जान है। सांस लेती है। ये दीवार सांस लेती है। जैसे पीछे क्या हुआ, मैं आपको पीछे वाली बात बताता हूँ, पिछले जो ये नवंबर की बात बताता हूँ। नवंबर के अंदर पूरी दिल्ली के अंदर ये हो गया धुआं, रोहतक के अंदर भी धुआं हो गया। जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 था वो करीब 1000 के आसपास पहुंच गया था। एक दिन तो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो करीब पार्टिकुलेट मैटर 10 है ना, वो करीब 1560 तक पहुंच गया था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे पूरा सब कुछ धुआं यहाँ पे भी हो गया था। अच्छा। जब मैं उसको यहाँ पे देखता था, यहाँ पे तो इस हॉल के अंदर वो धुआं बिल्कुल भी नहीं था। मैं बाहर जाता था, मेरी आंखों के अंदर जलन। मैं जैसे इसके अंदर आऊँ, यहाँ पे हवा बिल्कुल फ्रेश है। उस हवा की फ्रेशनेस का रीजन क्या था? ये जो सुराख है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सुराख है, ये उस धुएं को एकदम अंदर, कोई भी फॉरेन एलिमेंट अंदर आएगा, धुआं आएगा, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो है डॉक्टर साहब, एक और बात हमने चेक की, कल प्रदीप भाई साहब के साथ में थे, पूरा कमरा बंद करके जिसमें वैदिक प्लास्टर रखा बाहर और अंदर, अंधेरा हो गया, फिर लाइट जलाई मोबाइल की, और उस लाइट के इसमें देखा कि
नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। अगर वैसी डस्ट को देखो तो इतनी ज़्यादा डस्ट है कि हमें देखने से होता ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन उस अंधेरे कमरे में लाइट के सामने कुछ गिने चुने पार्टिकल थे। यही मैं कह रहा हूँ, जो ये सांस लेने वाली बात हो रही है, ये absorb कर लेते हैं। ये खींच लेते ये उनको जो है ना, जो आपकी धूल के कण है या बीमारी के कण है या एलर्जी के जो कण है या धुएं के कण है, absorb कर लेता है। पॉल्यूशन, अगर शहरों में ये घर इस तरह से बने हों तो pollution free हो जाएंगे। पॉल्यूशन फ्री या बहुत कम पॉल्यूशन रहेगा। प्यूरीफायर की जरूरत नहीं एयर प्यूरीफायर की जरूरत जरूरत नहीं है, मतलब ये आपका पिछले 2 साल से जो नया कंसेप्ट है ना, घरों के अंदर जो है ना एयर अगर ये प्यूरीफायर लगाएंगे। मिट्टी की दीवार है तो ये यहाँ से खींच के दीवार बाहर निकाल देंगे। नहीं नीचे गिरेगा, अच्छा, नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा। अच्छा, पहले ये इसको ऑब्जर्व करेगा। हाँ, अपलोड करके उसको न्यूट्रलाइज करके अच्छा, कार्बन तो नीचे डाल दें। अच्छा, ये जो सुरंग आप बता रहे हैं, ये आपने अपने हाथों से किया है या नेचुरली? ये उगती है इसमें, इसका गुण है, ये तो खास बात बताई आपने। ये इसका गुण है। कार्बन मतलब सूख के नीचे गिर जाएगा। जो भी कार्बन है पीछे, सुबह सफाई करोगे तो वो सुबह कार्बन है। हाँ, वो झाड़ू के साथ बाहर निकल जाएगा। हमारे तो ये जो ना, ये कमाल नहीं है साइंस हमारा, जो बुजुर्गों का साइंस है ये था। मतलब हमें पता ही नहीं है ये चीज़ें। बुजुर्गों का साइंस हमारा यही तो था। शहरों में तो ये बनना चाहिए ताकि लोगों शहरों में, गाँव में स्वास्थ्य की सभी को जरूरत है ना, बीमार कौन होना चाहता है। मेन बात है कि पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है शहरों में। सबसे बड़ी समस्या अगर वो ये यूज़ करे तो बहुत चीज़ है उनके लिए, लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए। पॉल्यूशन और जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करें जी, हाँ, वो हम सबको मालूम है कि भाई ये एसी फ्रीज ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग में। तो अगर हमें ऐसी ठंडक नेचुरली मिल रही है तो फिर इसकी एसी ऑटोमेटिक सब हाँ, तो फूड को और सब चीज़ों को कोई खराब ही नहीं होगा। नहीं। हम अपने यहाँ पे मिट्टी के कुछ बना के जो पहले जाली वाली चलती थी उसमें लकड़ी की जाली में भी रख सकते हैं। जो एसी की बात जानते हैं, एसी पे मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। एक कमरा है हमारा 15 फुट का, उसके अंदर कुछ लिमिटेड एयर है, कुछ लिमिटेड ऑक्सीजन है। जैसे ही हम एसी चलाते हैं उस कमरे को हम बंद कर देते हैं, बाहर से हवा आनी बंद हो जाती है। बाहर से हवा आनी बंद हो जाती है, हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। सुबह जब हम वहाँ पे उठते हैं तो उस कमरे के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। 21% जो ऑक्सीजन नेचुरल होनी चाहिए वो उस कमरे के अंदर नहीं होती, वो कम होके 17-18% के आसपास हो जाती है। जब हम 17-18% ऑक्सीजन के उसमें सांस लेंगे और फिर हम सोचेंगे हम स्वस्थ रहेंगे तो कैसे होंगे। लो कार्बन, लो ऑक्सीजन के मतलब एरिया ना, हमारी मजबूरी मैं समझा, हमारी उससे कैंसर हमारा जो है, मतलब मैं आपकी बात से एकदम मेरे को लगा, मतलब दिमाग खुला है मेरा कि अगर मान लो कमरे के अंदर हम सोते हैं रात को, खोल इसलिए नहीं सकते, बाहर पॉल्यूशन है। हमारी मजबूरी, मैं मेरी पर्सनल मजबूरी बता रहा हूँ, घर में मैं बंद रखता हूँ घर पूरा दिन, बिल्कुल। और उसके बाद इसका मतलब कि हम सांस लेते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छुटती है, हमारे ऑर्गन को मतलब मिल ही नहीं रही ऑक्सीजन। ये तो बहुत खतरनाक पोजिशन है, मतलब हम सब के लिए, सबके लिए। बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो ट्यूमर होने की शिकायत सबसे ज़्यादा है। ट्यूमर जो है, ट्यूमर इसीलिए ज़्यादा हो रहा है। आज के दिन जो कैंसर बढ़ रहा है उसका एक कारण हमारा एसी है। एसी लो ऑक्सीजन का एरिया कर देता है, जब लो ऑक्सीजन के उसमें। अच्छा, एसी तो हम लोग घर पे लगा के रखे हुए हैं, हम तो सोच रहे हैं उससे ऑक्सीजन मिल रही है हम लोगों को। नहीं, उससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हवा को सर्कुलेट कर रहा है वो, अंदर वाली हवा जो है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शिव दर्शन जी मलिक, आज आपका दर्शन हुआ, बहुत सौभाग्य है मेरे। और बहुत दिनों से सोच रहा था कि वैदिक प्लास्टर क्या है, लगता था कि कोई केमिकल के ऊपर, केमिकल के चीज़ में कोई गोबर का एक लेयर रख गया होगा पतला सा, और वो होगा वैदिक प्लास्टर। और मुझे इससे नाम प्लास्टर यूज़ किया गया है, इसलिए मुझे लगता था कि शायद ये कोई केमिकल का प्रमाण है, इस पर थोड़ा सा गोबर का छिड़का हुआ है और उसे बेचा जा रहा है, ऐसा मुझे लगता था। पर जब मैं इस घर पे आया हूँ आपके इन्विटेशन से, तो ऐसा लग रहा है कि इसका पूरा विपरीत है। यहाँ पे कुछ भी केमिकल जैसा लग नहीं रहा है, और जब हम छिड़क रहे हैं पानी, आपने दिखाया तो सुगंध जो आ रही है उससे मेरे माइंड में जो आलस्य था वो भी खा गायब हो गया है। तो ये चमत्कार की शुरुआत ये सब आपने कैसे किया? हमने ये भी सुना है कि आपने कोई डॉक्टरी भी की है, कुछ कोई प्रकार की, वो मुझे पता नहीं कौन सी डॉक्टरी है, आदमियों की है, जानवरों की है, और आपने इस पर अपनी खुद की एक रिसर्च की है। क्यों की है रिसर्च? किसने आपको इसके लिए इंस्पायर किया? और क्योंकि आप तो कोई नॉर्मल काम करते थे, अचानक इस चीज़ में आ गए, तो मुझे पूरी चीज़ जानने की जिज्ञासा है
कृपा करके आपके राज खोलिए। इतने सारे सवाल एक साथ है। सबसे पहले जो आपने वाक्य प्रयोग किया, हरे कृष्णा, मैं हरियाणा से हूँ और हमारे साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ कि हमारी भाषा है ना वो विलुप्त हो गई। जब भाषाएं विलुप्त हो जाती हैं तो ज्ञान विलुप्त हो जाता है, और जब ज्ञान विलुप्त हो जाता है तो कुछ दूसरे प्रकार के शब्द आने लग जाते हैं। अगर आप हिंदी को देखेंगे या हरियाणवी को देखेंगे तो हरे नाम का जो शब्द है ना, थोड़ा आध्यात्मिक बात है, मुझे क्षमा करना, बड़ी गहरी बात है। हरे कृष्णा, हरे राम, ये जो हरे शब्द है, जब मैंने भाषा के ऊपर रिसर्च की तो मुझे हरे शब्द एज सच कहीं नहीं मिला। मुझे दो शब्द मिले, एक हरियाणवी में मिला आरे, आर है, अरे आन है, आरे, आरे कृष्णा, आरे रामा, अरे राम जी आ जाओ, अरे कृष्ण जी आ जाओ, आरे। अगर मैं हिंदी में देखता हूँ तो अरे 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 रमेश, अरे सुरेंद्र, अरे बलविंद्र, अरे। तो ये जो हरे शब्द है ये मेरी हरियाणवी जो है, जाटू जो मेरी बोली है, उसका आरे से निकला हुआ शब्द है, आरे कृष्णा। हाँ, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ, यहाँ पे श्री कृष्ण जी काफ़ी टाइम से रहे हैं, हमारे गीता का ज्ञान भी यही दिया है। तो ये जो हरे कृष्णा है इसको हम बोलते हैं आरे कृष्णा, आरे कृष्णा। ये तो थोड़ी सी आध्यात्म की बात हुई। उसके बाद जो आपने सवाल की, ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हुआ, मेरा जो जीवन है वो बड़ा विचित्र सा जीवन रहा है। जैसे मेरा जन्म हुआ, बहन नहीं थी, किसान परिवार में था। जब बहन नहीं होने के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन नुकसान ज़्यादा होते हैं। क्या हुआ कि घर का जितना भी काम था, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता था। मैं जो उस टाइम पे पक्के फर्श नहीं होते थे, ये जो लिपाई होती थी फर्शों की, साड़ को लीपते थे गोबर और मिट्टी से। अगर माँ बीमार हो जाती थी तो वो मैं साड़ भी लीपता था। हमारे आरे चूल्हे जो लीपने होते थे वो भी लीपता था। घर के जो बर्तन थे वो भी मैं राख से साफ करता था। कुएं से मैं पानी भी लेके आता था, और गोबर को मैं लेके आके उनके थेपड़ी वगैरह भी बनाता था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं बीएससी ऑनर्स कर गया, पीएचडी केमिस्ट्री कर गया, और आईआईटी के अंदर कंसल्टेंट जाके लग गया। कुछ वर्ल्ड बैंक के मैंने प्रोजेक्ट किए, यूएनडीपी के मैंने प्रोजेक्ट किए, इधर उधर काफ़ी घूमा देश विदेश में। तो वहाँ घूमते घूमते जो है मुझे जो कुछ नज़र आया कि मेरे पास, मेरे हरियाणा या मेरे भारत के पास जो सबसे बड़ी जो संपदा है वो क्या है, सबसे बड़ी जो दौलत है वो क्या है। वो सबसे बड़ी दौलत जो मुझे मिली वो गोबर ही मिली। वो गोबर क्यों मिली? क्योंकि मेरे भारत के अंदर प्रतिदिन, मैं महीने या साल की बात नहीं कर रहा, मैं रोजाना की बात कर रहा हूं, प्रतिदिन 30 लाख टन गोबर निकलता है। जो इतनी बड़ी चीज है गोबर, और उसको हम उसकी तरफ ध्यान कम दिया जा रहा है। तो उस गोबर से फिर मैंने प्रोजेक्ट्स किए। ये जो सामने पीछे जो आप ये बोर्ड दिख रहे हैं ना, ये आज गवर्नमेंट कहती है कि पराली में ये ऊपर इधर आपको दिखेंगे, ऊपर अगर आप इधर देख पाओगे, थोड़ा सा ऊपर करोगे तो ये बिल्कुल पीछे ये जो है मेरे पीछे जो है, पराली में आग मत लगाओ, पराली को मत जलाओ, उससे बिजली बनाओ या उससे कुछ काम करो। तो ये 2001 से 1998 से 2001-2 तक मैंने यही सारे काम किए थे। मेरे नाम पे पेटेंट भी है बायोमास गैसीफायर का। मैंने जो है एक गांव को इससे एग्रीकल्चर बेस्ड से, एग्री गैस से बिजली भी दी, ट्यूबवेल वगैरह भी चलाए। तो ये चलते फिर ये काम करने के बाद धीरे धीरे बढ़ते तो मैंने सोचा कि मेरी माँ या हमारा सारा का सारा गांव, मैं मेरी माँ की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे गांव की बात करूंगा, धनी की भी बात करूंगा, गरीब की भी बात करूंगा, सभी के सभी अपने चूल्हे को, अपने आरे को, अपनी फर्श को, अपनी दीवारों को गोबर से ही लीपते थे। वो क्या कारण था? जब मैं इस कारण के पीछे पड़ा, इस कारण के पीछे पढ़ते घूमते ढूंढते जो उसका जो फल मिला मुझे, वो वैदिक प्लास्टर है।
अब समय थोड़ा सा बदल चुका। अगर कोई कहे कि भाई आपको 5 दिन में दोबारा लिपाई करनी है, 15 दिन में दोबारा लिपाई करनी है, या 2 महीने में दोबारा लिपाई करनी है, आप उसको झंझट मानोगे। यार कौन 15 दिन में लिपाई करेगा, कौन? क्योंकि सीमेंट आ चुकी है। सीमेंट ने आपको एक ऐसा अल्टरनेट दे दिया कि एक बार हो गया तो 2-3 साल के बाद कभी रिनोवेशन करना है, तभी आपको कुछ को देखना पड़ता है। तो हमें गोबर भी चाहिए, और हमें ऐसी चीज़ चाहिए जो हम एक बार लगा लें तो बार बार उसको तरफ ना देखना पड़े। तो इसके लिए रिसर्च के अंदर मटेरियल सिलेक्शन भी करना होता है। अब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, पीएचडी केमिस्ट्री हूँ, सारा वो हूँ, तो अगर मैं कोई रिसर्च करूँगा तो वो साइंस की कसौटी पे पूरी तरह से जांच कर परख के तभी मैं करूँगा। तो फिर मैंने इस मटेरियल सिलेक्शन किया, तो जिप्सम इसके लिए बेस्ट लगा। जिप्सम के अंदर कुछ कमियां होती हैं, जिप्सम ब्रिटल होता है, जिप्सम वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता, लेकिन वो जो कमियां हैं वो मेरी गाय का गोबर जो है वो दूर कर रहा है। गाय के गोबर का जो प्रोटीन है वो सबसे अच्छा बाइंडर है। गाय के गोबर का जो फाइबर है वो सबसे अच्छा रेनफोर्सिंग एजेंट है। उसके अंदर और जो छोटी मोटी कमियां हैं उसके लिए हमने दूर करने के लिए ग्वार गम मिलाया, मिट्टी मिलाई, नींबू का सत मिलाया, तो ये सारी चीज़ मिला के फिर ये वैदिक प्लास्टर जो है इस प्रकार से इसका निर्माण हुआ। सबसे बड़ी समस्या, जैसे पहले लाइट काफ़ी जाती थी, आजकल तो लाइट की स्थिति में सुधार है। रात को लाइट आते ही हम कमरे से निकल के छत पे पहुंच जाते थे। हम तो कमरे से निकल के छत पे पहुंच जाते हैं। हमारे घर में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं, वो तो छत पे नहीं पहुंच सकती। तो उनको देखते हुए कि अगर घर के अंदर जो है लाइट जाने के बाद भी ठंड बनी रहे, क्योंकि पहले सभी के घरों में ठंड होती थी, जैसे ही गर्मियाँ होती थी हम सबसे अंदर वाले कमरे में जाके सोने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के दिन सीमेंट के मकान जो है उसके अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए एक सोल्यूशन देने के लिए ये वैदिक प्लास्टर का मैंने काम किया था, और आज के दिन काफ़ी अच्छा ही काम चला। तो अभी तक कितने साल हो गए ये इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो वैदिक प्लास्टर का? कितने सालों से कर रहे हो? कॉमर्शियल स्केल पे मैंने जो है ये अक्टूबर-नवंबर 2015 से स्टार्ट किया था। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले आपको काम करने से पहले अपने ऊपर प्रयोग करके देखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रयोग करके देखना था वो मैंने, और तो कहाँ पे करके देखता मैं, ये लैब में प्रयोग करने की चीज़ तो है नहीं कि मैं लैब में प्रयोग करके इसको देख लूँ, ये तो घर में प्रयोग करने की चीज़ है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपने घर के अंदर ही सीमेंट प्लास्टर हटा के इस प्लास्टर को मैंने किया। और जब मैंने अपने घर के अंदर किया और एक गर्मी आई, एक सर्दी आई, एक पूरा मौसम आया, एक साइकिल जब पूरा हुआ मौसम का, 1 साल पूरा, उसके बाद मुझे एक रिजल्ट पता चला कि हाँ, गर्मियों के अंदर इसका रिजल्ट ठीक है, सर्दियों के अंदर इसका रिजल्ट ठीक है, बरसात के अंदर इसका क्या रिजल्ट रहेगा। तो एक रिजल्ट के अंदर भी, क्योंकि जब तक हम रिजल्ट को रेप्लिकेट नहीं करते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं देखते कि भाई अगली गर्मी में भी ये हुआ, बाई चांस किसी दूसरे कारण से तो नहीं हो गया। तो 2 गर्मियों को, 2 मौसम पूरे 2 साल तो मैंने अपने घर के अंदर इसके करके देखा। घर के अंदर जैसे बच्चे आते थे, वो गर्मी में आते थे, वो पूछते थे यहाँ पे गर्मी क्यों नहीं है। बुजुर्ग आते थे सर्दियों में, वो कहते थे यहाँ पे ठंड क्यों नहीं है। तो उन्होंने जो सर्टिफिकेशन इसका किया, इन्होंने जो प्रमाण दिया कि हाँ मेरे घर के अंदर गर्मी भी कम है और सर्दियों में सर्दी भी कम है, उससे मुझे लगा कि हाँ वैदिक प्लास्टर वास्तव में काम करता है। उसके बाद 2015 से फिर मैंने इसका मार्केटिंग स्टार्ट किया, और अब 11 अप्रैल 2018 को मुझे इसका वैदिक प्लास्टर का ट्रेडमार्क प्राप्त हुआ है, रजिस्टर मेरा हुआ है। तो अब इसका और अच्छे से व्यापक स्तर पर हम प्रचार प्रसार कर पाएंगे। आप वैदिक प्लास्टर का काम करने के अलावा क्या और क्या करते हैं? मेरा सारा काम गोबर का ही है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो मेरी मेज़ के ऊपर जो पड़ा है, मेरी मेज़ के ऊपर जो पड़ा है, ये आपको जो है ये गोबर ही मिलेगा। क्योंकि अगर 30 लाख टन गोबर निकलता है, गऊओं की संख्या कितनी है, भैंसों की संख्या कितनी है, किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा। जबकि गोबर मेरे देश की अर्थव्यवस्था का, मेरे देश की खाद का, मेरे देश की जो हीट जो थी, एनर्जी जो सिक्योरिटी बोलते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी मेरी गोबर ही थी। मेरा सारा जो पशुओं का जो खाना था या आदमियों का खाना था वो आरों पे ही पकता था, दूध आरों पे गर्म होता था। तो गोबर को दोबारा मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आया जाए, उसके ऊपर ही मेरा काम है। इसी के लिए हम जो है अभी पिछले कमरे में आप चल के देखेंगे कि मैं गोबर से ही, प्योर गोबर से ही अपनी एक हट बनाने की कोशिश में हूँ, जिसके अंदर मैं ईंटों का प्रयोग ही ना हो। मैं गोबर का बना के और उसके ऊपर अपना वैदिक प्लास्टर लगा के, ताकि वो टोटल जो है इको फ्रेंडली घर जो है बन जाए, टोटल इको फ्रेंडली सोल्यूशन हम दे पाए। और गोबर का जो कितना बढ़िया चीज़ है गोबर, कितनी इसकी कैलोरिफिक वैल्यू है, कितनी इसकी खाद वैल्यू है, लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण भी गोबर है।
क्योंकि गोबर मीथेन जनरेट करता है, जैसे ही सड़ेगा मीथेन निकलेगी। और मीथेन जो है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से 200 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, इतनी ज़्यादा वो हार्म पैदा करती जैसे है। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था पहले भी, अभी पूछ रहा हूँ वापस, कि जैसे 4 वाले की बिल्डिंग बन रही है, इसमें RCC से 4 वाला बन रहा है, उसकी जो दीवारें होती है चारों तरफ, उसको हम आपने जो मट्टी का तालाब की मट्टी का क्ले और ब्रिक से जोड़ के बनाने के लिए कहा, उस पर दोनों तरफ बेसिक प्लास्टर कर दिया जाए। और कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है भारत में, सबसे ज़्यादा बारिश होती है चेरापूंजी टाइप, जिस जगह पे होती है उस जगह पे टिक जाएगा प्लास्टर, बिल्कुल टिकेगा। या इसको बार बार रिपाई करनी पड़ेगी? ऐसे है कि ज़्यादा बारिश के अंदर थोड़ा बहुत इफेक्ट इस पर पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आए साल आपको करना पड़ेगा। ये जो गोबर है, गाय का गोबर, उसके अंदर प्रोटीन होती है, जो म्यूकोजा होता है ना, वो इसको वाटर रेजिस्टेंट बनाती है। वाटर प्रूफ हम नहीं कह सकते, लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंट है। जैसे मैंने बाहर पानी जला के आपको दिखाया, पानी का इसके ऊपर कोई असर नहीं रहा, लगातार मैंने कई घंटे इसके ऊपर पानी डाल के देखा है, तो इसके ऊपर पानी का ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होता। लगातार अगर 1 साल 2 साल तक अगर बारिश जैसे चेरापूंजी पे लगातार बारिश हो रही है, उस जगह पे मैंने देखा नहीं है ना किसी ने लगाया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहाँ पे भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। साल 2 साल के बाद एक बार छोटा मोटा अगर कोई टूट फूटे तो वो की जा सकती है। एक 12 बाई 12 का कमरा है, जो जिसे अगर इस पेज से हमको लगाना है चारों तरफ सीलिंग मिला के, और उसके बाहर भी लगाना है चारों तरफ, जो वो एक घर है छोटा सा, तो उसमें कितना किलो बेसिक प्लास्टर लग जाएगा? 1 स्क्वायर फीट में लगभग 1 किलो लगता है, 9 से 12 mm की थिकनेस में। मान लो आपको 100 फीट की दीवार है, 10 बाई 10 का एक दीवार है, तो उसमें करीब 100 किलो लग जाएगा। एक तरफ 100 किलो हो गया, दूसरी तरफ 100 किलो हो गया, तो एक दीवार पे करीब 200 किलो लग जाएगा। तो 1 स्क्वायर फीट में एक साइड में 1 किलो लगता है। हाँ, दीवार जो मकान की होती है वो एक तरफ तो जो है सूद सोल में होती है, एक लेवल में होती है। ईंट छोटी मोटी होती है, छोटी बड़ी होती है, तो एक तरफ वो थोड़ी सी आडी टेढ़ी होती है। जिधर वो आडी टेढ़ी होगी उस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, जिधर स्मूथ है उधर थोड़ा कम लगेगा। तो जहाँ पे स्मूथ है वहाँ पे 20 से 25 स्क्वायर फीट, 25 किलो का बैग है हमारा वैदिक प्लास्टर का, वो 20 से 25 स्क्वायर फीट कवर कर लेगा। और जो इधर है इसमें 18 से 20 स्क्वायर फीट कवर कर पाएगा, जो आडी टेढ़ी दीवार है। थंब रूल यही है कि 1 किलो 1 स्क्वायर फीट, उसके अंदर से ना जैसे दरवाजे का एरिया निकल गया, इस टाइप से जो है 1 किलो 1 स्क्वायर फीट का हम तो इसमें अगर हम खुद बनाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, अगर हम खुद इसको डेवलप करते हैं अपने? नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। दरअसल क्या है कि एक इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे आप बहुत क्वांटिटी में लेते हो तो सस्ता पड़ता होगा। हाँ, बहुत बल्क में हम कम क्वांटिटी लेंगे तो हमको महंगा पड़ेगा। आपको महंगा पड़ेगा, तो लगभग बात वही हो जाएगी। दूसरा और ये है कि आपको फिर वो मशीनरी भी लेके आनी पड़ेगी, जैसे जहाँ ग्राइंडर लेके आना पड़ेगा, मिक्सर लेके आना पड़ेगा, और इस टाइप की जो चीज़ें लेके आने पड़ेंगे, ड्रायर लेके आने पड़ेंगे। तो वो अब हमें तो ये है कि लगातार हमारे पास ऑर्डर आते रहते हैं, लगातार ऑर्डर आते हैं, हमारी मशीन भी काम करती रहती है। आपने आज कर लिया, मशीन मंगा ली, 4 दिन अगर आपकी मशीन खाली रहेगी या 10 दिन आपकी मशीन खाली रहेगी, तो आपका फिर वो इकोनॉमिक्स जो है ना वो बैठ नहीं पाएगी। तो आपके हिसाब से जैसे आपने एक दीवार में 100 किलो कहा एक साइड, तो एक 12 बाई 12 कमरे में तो 6 दीवार होती है, ऊपर की, नीचे की, 4 साइड की। नीचे फर्श होता है, फर्श के अंदर क्या किया जाता है कि जो ना ईंट के रोड़े कूट लेने पड़ते हैं। जैसे मेरा जहाँ पे हम बैठे हैं, इस फर्श के ऊपर यही किया हुआ है। नीचे मिट्टी का भरत करके, पानी से उसका लेवल करके अच्छे से जमा के, उसके ऊपर जो भी बचे हुए रोड़े हैं ईंटों के, वो कूट के, और उसके ऊपर ये प्लास्टर किया हुआ है। नीचे जो इसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मजबूत होना चाहिए। भी हाँ, नीचे कुछ भी उसके ऊपर गिरेगा, कुछ भी उसके ऊपर रखा जाएगा, तो ये मजबूत होना चाहिए। तो इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे 20 से 24 है। क्या रेशियो है इसमें गोबर और आपके फार्मूला? नीचे वाले में सारा वही है, दीवार में भी वही है, नीचे भी वही है, फार्मूला सेम है। अच्छा, प्लास्टिक का फार्मूला सेम ही है। पानी का रेशो अलग हो जाता है। इसका खासियत क्या है कि जितना आप कम पानी डालेंगे उतना इसकी मजबूती होगी। अच्छा, अगर इसके अंदर जो है 50% के आसपास पानी है, तो लगभग सीमेंट के बराबर इसकी मजबूती होगी। अगर इसके अंदर पानी आप 25% डालते हैं, तो ये जो है सीमेंट से लगभग 2.5 से 3 गुना ज़्यादा मजबूत होगा। लोग ये पूछते हैं ना कि भाई आपको यहाँ से पानी ज़्यादा क्यों आएगा? नहीं पता होता अज्ञानता से कि थोड़ा सा इसको पतला बनाना, काम आसानी से हो जाएगा। तो इसको पतला नहीं बनाना है, आप इसको जितना गाढ़ा बनाएंगे उतना ये अच्छा रहेगा। तो
तो ये जो फॉर्मूला आपके हो तो ऐसे व्हीकल्स यूनिवर्सली लग रहा है मुझे, ये तो विदेशों में भी कर सकते हैं लोग। रिसर्च होने के बाद कोई भी कहीं पे भी कुछ कर जिप्सम तो सकता सब है। जगह होता होगा। हाँ, जिप्सम लगभग हर जगह है। इंडस्ट्रियल सफेद मट्टी आप यूज करते हैं। हाँ हाँ, डाकर मिट्टी, तालाब की जो मिट्टी होती है ना, सफेद मिट्टी, डाकर मिट्टी। तालाब में तो क्ले होता है, उसके अलावा क्ले वही होता है, जो क्ले है ना वो यही होता है। अच्छा, तो ये व्हाइट क्ले है क्या? ये क्ले जो है ये बेंटोनाइट करके आता है, वो अलग चीज है। बेंटोनाइट भी क्ले है। हाँ, पर वो अलग है ना। हाँ, वो अब केमिकल के अंदर कुछ भी बोलते हैं। अब हमें केमिकल के नामों में जो है लोगों को नहीं घुसाना। हमें ये कहना है कि भाई आप तालाब से जो चिकनी मिट्टी निकलती है वो आप ले लो। तो वही आप दिखा रहे थे क्या, व्हाइट मिट्टी जो? हाँ, वो जो मैं दिखा रहा था वो वही है। व्हाइट कलर की वो बैग के कारण दिख रही थी वो। अच्छा, वैसे वो भी वही मिट्टी है। हाँ, वही मिट्टी है, बैग के कारण दिख रही थी। तो तालाब की मिट्टी तो अच्छा है फंडा है आपका। हमारे जो तालाब खत्म हुए हैं वो हमारे तालाब सीमेंट के आने से खत्म हुए हैं। जैसे मैं छोटा था और हमारे गांव में जब तक सीमेंट नहीं आई थी तो क्या होता था कि सभी के सभी परिवार, जाति की बात नहीं कर रहा, सभी के सभी गांव में रहने वाले परिवार, सभी के सभी जो तालाब के अंदर गर्मी के अंदर वो दरार आ जाती थी, सारे के सारे वो दरार वो जो ढेले थे, ढेले उठा के अपने छतों पे रख लेते थे। उससे ऊपर से गर्मी घर में नहीं आती थी। अपने जो पशु थे उसके नीचे ले जाके वो तालाब से मिट्टी के वो उसके नीचे लगा लेते थे, उससे वो पशुओं को भी आराम रहता था। आज के दिन हमने पशुओं के नीचे भी पक्का कर दिया, वो गर्मी में गर्म हो जाता है। पशुओं के नीचे मार्बल लगा दिया, वो गर्मी में गर्म हो जाता है। फुट एंड माउथ डिजीज भी होती है। हाँ, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो तालाब हमारे वैसे हमने खराब कर लिए, पशुओं को हम वैसे खराब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम वैसे खराब कर रहे हैं। तो अब हमें जो है एनवायरनमेंट की तरफ वापस लौटना पड़ेगा हमारे स्वास्थ्य के लिए। अपने आपका विजन क्या है अगले 10 साल का? मेरा अगले 10 साल में विजन यही है कि मैं गोबर का घर घर में लगवा पाऊँ। गोबर का जैसे 30 साल पहले तक क्या था, कोई भी तालाब की तरफ भैंस जा रही है या गाय चरने गई हुई है तो उनकी एक भी सिंगल जो पार्टिकल जो गोबर का था वो वेस्ट नहीं जाता था। सिर्फ 30 साल पहले की बात है, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। जैसे हम छोटे थे तो भैंस अगर तालाब की तरफ जाती थी तो उसकी जो पूंछ थी थोड़ी सी वो चौथ करने के लिए ऊपर उठाती थी ना, हम सभी उसकी तरफ उंगली कर देते थे, ये मेरी है भाई, इसका चौथ है ना वो मेरा हो। उसके बाद मैं उसको लेके और उसका मैं यूज कर लेता था। सिर्फ 30 साल पहले। गोबर आज भी उतना ही उपयोगी है, लेकिन हमारी सोच चेंज हो गई। तो उस गोबर को घर घर तक पहुंचाना, उस गोबर का और आगे रिसर्च करके उपयोग करना। ये प्रोसेस में भैंसे का गोबर भी काम ले सकते हैं? नहीं, भैंसे का गोबर जो है आप जलाने में काम ले सकते हैं। जो प्रोटीन है वो गाय के गोबर में ज़्यादा है। दरअसल हमारा गोबर का ज्ञान ही लिमिटेड हो गया। गोबर गाय का, सोत भैंस का, मींगने बकरी के, लीद अपना इसकी गधे की, तो ये अलग अलग चीज़ों के नाम अलग अलग थे। तो वो विज्ञान वो खत्म हो गया, वो बोली खत्म होगी तो वो चीज़ें खत्म होगी। जैसे किसी को टाइफाइड टाइप से या कुछ बीमारियां हो जाती थी तो घोड़े की लीद ले जाके उसका धुआं किया जाता तो उससे वो ठीक हो जाते थे। जैसे किसी के पशु ने, किसी की गाय या भैंस ने चारा खाना बंद कर दिया, उसकी जो चारा की जो खोर थी, खोर के अंदर बाई चांस बिल्ली ने आके जो लेटरिन कर दी, तो अब वो जब वो बिल्ली की लेटरिन वो पशु सूंघ लेता था तो खाना खाना बंद कर देता था। तो हमें क्या बोला जाता था, बेटा जा बाहर से जो है ना कुत्ते की लेटरिन लेके आ। हम कुत्ते की लेटरिन लेके आते थे, फिर हम उस पशु को वो सूंघा देते थे, उससे वो पशु दोबारा चारा खाने लग जाता था। तो हम जो है जो हमारा पशुओं का मल था उससे भी मेडिसिनल उसका उपयोग किया करते। हमारा मिट्टी का ज्ञान, हमारा गोबर का ज्ञान अद्भुत था। आज के दिन वो लगभग खत्म होने के कगार पे है। ये आज जो कह रहे हो कुत्ते का और बिल्ली वाला, ये आपने बचपन में एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स ने आपकी बात? हाँ, हर एक घर में होता था, हर एक परिवार में होता था, अब भी होता होगा गांव में। और भी ऐसी कुछ बातें बताइए। बातें बहुत सारी हैं, किस फील्ड में आप बुझना चाहें। जैसे नहीं, बातें तो सबसे पहले मेरे को धक्का लगता है जो आज के दिन में अखबारें पढ़ता हूँ, ये चीज़ें पढ़ता हूँ। जैसे अभी 5 दिन पहले मैंने पढ़ा, दिल्ली के अंदर 88% जो है जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर, और जो 90 से 97% बच्चे, उनके अंदर विटामिन डी की कमी होगी। वो विटामिन डी की कमी क्यों होगी? हम जो है छिपकली बन गए, हम आदमी नहीं रहे। आदमी बाहर घूमता था, आदमी बाहर बैठ के नहाता था, आदमी तालाब में नहाता था, आदमी नदियों में नहाता था। आज के दिन हम जो छिपकली बन के घर के अंदर घुस के, वहाँ पे धूप नहीं होगी, एक ये लाइट है आर्टिफिशियल, उससे विटामिन डी थोड़ा ही निकलेगा।
तो ये जो बदलाव आ रहा है ये नेगेटिव ज़्यादा है, ये पॉजिटिव कम है। दूसरा, जैसे अभी 3 दिन पहले क्या हुआ, बलात्कारियों को सब वो होगा, सजा होगी, मौत की सजा होगी। अब संस्कार क्यों नहीं सिखाए जा रहे? जैसे मेरे गांव में है, गांव में जैसे हम थे उसी टाइम पे था, भाई तेरे गांव की जितनी भी लड़कियां वो तेरी बहनें हैं। जब मुझे बचपन में ये आ जाएगा कि ये तो मेरी बहन है, ये हमारी सारी बहनें, हमारे संस्कार इतने उत्तम हो जाएंगे, तो बलात्कार नाम की चीज़ कहाँ रह जाएंगी? तो हमारी शिक्षाओं के अंदर जो संस्कार जो हैं वो संस्कार भी हमें डालने पड़ेंगे, हमारे रहन सहन को भी हमें बदलना पड़ेगा, और ये बदलाव आएगा। दूसरा जो बात है खाना पीना, अब खाना पीना ही टोटल खत्म हो गया। रोहतक के अंदर, रोहतक एक शहर है, इस शहर के अंदर 1973 तक एक भी दारू की दुकान नहीं थी, कोई मीट या मुर्गे की दुकान नहीं थी। आज जगह जगह जो है मीट, मुर्गा और दारू आम है। तो ये क्या हुआ? इस एजुकेशन ने तो चेंज किया है सारा। आज के दिन जो ये लस्सी है, लस्सी से बढ़िया कुछ भी नहीं है, लेकिन लस्सी नहीं मिलती। दलिया, खिचड़ी, ये हमारा खाना था, वो खाना छोड़ के पिज्जा बर्गर में घुस गए। कारण क्या रहा इसका कि वो चीज़ जो है हाईलाइट ज़्यादा कर दी। ये चीज़ खा लो, ये चीज़ खा लो, ये नहीं बताया क्यों खा लो, बस ये कर लो, ये खा लो, पेप्सी पी लो, मैं पेप्सी पीता हूँ। किसी ने नहीं कहा मैं लस्सी पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ। उनके मुकाबले में ये आता, भैया मैं दूध पीता हूँ, आप करो मेरे साथ कुश्ती करो, आप पेप्सी पी लो 2 बोतल, मैं 2 बोतल दूध पीता हूँ, या मैं 2 बोतल लस्सी पीता हूँ। ठीक है, लगातार पीते हैं, और 10 दिन के बाद चलो बताओ मैदान में कुश्ती करेंगे, जो जीते उसको उसका प्रचार होना चाहिए। तो जो विज्ञापनों का भ्रमजाल, उनको भी जो है थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, और नैतिकता, सात्विकता वो सदा से चलती आई है, वो ही चलेगी। किचन में जो धुआं उठता है, हाँ, तो ये दीवारें उस धुएं को क्या करती है? सोखती है, इसको क्या करती है? ऐसे है, किचन जो है घर के अंदर होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात। अच्छा, क्योंकि आज से 30 साल पहले जो हमारा पुराना रहन सहन था, किसी भी घर के अंदर किचन नहीं थी। क्या होता है कि हम भारतीय छौंक बहुत लगाते हैं, कोई भी सब्जी है, तेल का लगा लिया, ये इसका जीरे का लगा लिया, या किसी का भी लगा लिया, छौंक लगाते हैं। जब हम छौंक लगाते हैं तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर्मेल्डिहाइड्स वगैरह, कीटोन्स वगैरह उसमें से निकलते हैं, और वो हवा के अंदर एकदम चले जाते हैं। तो वो हवा के अंदर ही चले जाने चाहिए, वो घर के अंदर रहने चाहिए। आज के दिन मॉडर्न किचन के अंदर क्या हो गया कि हमारे सब के अंदर वहाँ की किचन होगी। हम यूरोपियन तो है नहीं कि बाहर से लेके आए, उसके अंदर जस्ट उसके अंदर प्याज जो लगाया, वो हमने सॉस लगा के खा लिया। हम तो सभी के सभी छौंक लगाएंगे। जब छौंक लगाएंगे तो धुआं हमारे घरों में होगा, तो वो सारा हमारे लंग्स में और हमारे को खराब कर रहा है। अगर ये प्लास्टर होगा, मिट्टी वाला, गोबर वाला, जिप्सम वाला प्लास्टर होगा, तो इसके अंदर क्या है, सुराख होते हैं, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेंगे और हवा को शुद्ध रखेंगे। तो पहली बात तो यही है कि अगर आपके घर में किचन है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वेंटिलेशन प्रॉपर करवा के और एक बड़ा एग्जॉस्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर ही चले जाए। और दूसरा जो है, अगर आप वैदिक प्लास्टर पूरे मकान में करवा सकें तो सोने पे सुहागा है। वो तो वैसे भी नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करता है। जितने भी आपके पर्टिकुलेट मीटर 2.5 या पर्टिकुलेट मीटर 10 या कोई भी फॉरेन एलिमेंट जैसे ही आपके घर के अंदर घुसते हैं ना, इसके अंदर सुराख होते हैं, उनको एकदम कैच कर लेते हैं और उसको आप ये वैदिक प्लास्टर जो बनाते हैं उसका फिर पाउडर बना के आप प्लास्टर का पीस बना के देते हैं, पाउडर फॉर्मूला बेचते हैं। बैग मंगवा के देखो। हाँ, बैग। तो मच्छर के लिए क्या आपके पास उपाय होता है? मच्छर के लिए हमारे पास कभी से उपाय था, आज कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे सर्दी आती थी ना, चौमासा आता था, हमारे यहाँ बहुत सारे पशु होते थे, उनके ऊपर जो ना एक टाइप के मच्छर नहीं होते थे, छोटे मच्छर भी होते थे जिनको खिदवा बोलते थे, बड़े मच्छर भी होते थे जिनको डांस बोलते थे, बीच वाले मच्छर भी होते थे। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, गूगल और गोबर लेके नीम के पत्ते लेके और उसका धुआं कर देते थे। उनको बोलते थे भैया तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। वो वातावरण को स्टेरिलाइज कर देते थे, वहाँ पे वो रहते ही नहीं थे। तो उसी प्रकार से एक और काम होता था स्पेशल, मेरे को ध्यान है, बचपन के अंदर कुछ साधु लोग आते थे, उनके हाथ में कमंडल होता था, उसके अंदर धुआं होता था। उन दिनों में वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे, वो सीधे घर के अंदर आते थे, ऐसे हवा को करके धुआं करके फिर अगले घर में चले जाते थे, फिर तीसरे घर में पूरे गाँव के अंदर करके वो गायब हो जाते थे, पता नहीं कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे। तो वो उनके अंदर क्या चीज़ होती थी, वो जो चीज़ होती थी, जो बाल छड़ थी या जो अपना गिलोय का धुआं था या जो भी था अपना गूगल का धुआं था, वो हमने यही किया। ये मंगलकारी ज्योत है। तो अभी आप साधुओं का काम भी कर रहे हैं? साधुओं का काम समाज का ही काम है, ये साधुओं का काम आप कह सकते हैं। ये इसके अंदर वही है, इसके अंदर जो है अपना जो ना
गोबर, गूगल, अजवाइन, गिलोय, बालछड़, नारियल, कपास, भीमसेनी कपूर, लोबान आदि जो है वो सारा मिक्स करके और हमने इसके अंदर ये इसका ज्योत फॉर्म में दे दिया। आप जो इसको घी में जो है डुबो के दिए में रख के जला दीजिए। जलता भी है ये बिल्कुल जलता दिया है। जैसे होगा। हाँ, दिए की दिवाली का दिवा का काम करेगा। ये ज्योत है, दिया नहीं है ये। हाँ ज्योत, ये ज्योत है जो दीवे के अंदर रखी जाती है। जब तक ये जलेगा इसके अंदर जो ये अपने मेडिसिनल जो ये हैं प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स का जो स्मोक है वो पूरे घर के अंदर फैल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये बुझ जाएगा तो जो तेल है या जो घी है उसका जो है बिल्कुल वाइट स्मोक, उसकी जो खुशबू है, जैसे जब हम छोटे थे हमारे घर में लाइट नहीं थी, हमारे घर सरसों के दिए जलते थे। सरसे को दिए लास्ट जो काम होता था, अंतिम जो घर का काम होता था वो दिए को करना होता था। दिए को हाथ मार के ऐसे ऐसे फूंक नहीं मारते थे, हाथ से ऐसे उसको दिए को कर देते थे। जब हम उस दिए को कर देते थे तो जो उसकी खुशबू थी तेल की, सरसों की, वो जो पूरे घर के अंदर फैलती थी वो अनमेचेबल थी, उसका कोई भी मुकाबला नहीं, उससे कोई खुशबू बढ़िया भी नहीं सकती। और एक और बात जो उस टाइम पे हमें बताती थे, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जिसको ये स्मेल नहीं आएगी इसका मतलब उसकी मृत्यु आसपास है। ये और बता दिया जाता था कि जो ये दीवा हुआ है, दीवा आज मैंने अब कर दिया, उसके बाद आपको स्मेल नहीं आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कोई गंभीर बीमारी है, आपकी मृत्यु आसपास हो सकती है, तो आप अपना इलाज करवा लीजिए। तो वो जो थी वही खुशबू सेम वो इसके अंदर से आपको आएगी, मच्छर भी भाग जाएंगे, सुगंध भी हो जाएगी और खुशबू आएगी। हवन वाली जो वो है जो स्मेल है वो आपके घर के अंदर हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक मैंने बहुत कॉमन चीज़ सुनी है आजकल, सारे गोबर बोलते हैं कि गोबर के कंडे जलाने से 3000%, 300% ऑक्सीजन मिलता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से पैदा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लगता। मेरा जो विज्ञान जो मैंने पढ़ा है PhD केमिस्ट्री में, इसके अंदर क्या है कि कोई ये कहते कि 300 गुना ऑक्सीजन बढ़ गई। भाई यहाँ है, मैं एक बीकर ले आता हूँ, वहाँ पे करके देख लेते हैं। ये सारा आयंस का चक्कर होता है। नेगेटिव आयन जो है ना, इसके अंदर क्या है कि रिएक्शंस इतनी फास्ट होती हैं कि उसको अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए। होता है कुछ ना कुछ होता है और अच्छा होता है, बढ़िया होता है, लेकिन 300 गुना हो गया, 3000 गुना हो गया, 3 टन हो गया, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ कहीं ना कहीं इसलिए भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया गया था। मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ किया होगा। लेकिन आयरन वाला चक्कर जो आपने बताया है, ये तो बिना जलाए भी खाली पानी डालने से आयन, आयरन नेगेटिव आयरन, हाँ वो अलग है ना। वो जो जब हम वो डालते हैं ना, मेडिसिनल प्लांट्स डालते हैं, गोबर है, गोबर के अंदर खुद में मेडिसिनल प्लांट्स है, क्योंकि गाय का या भैंस जो है दोनों का यूज कर सकते हैं इसके अंदर। गाय का गोबर भी लेते हैं, तो मान लो गाय ने कहीं ना कहीं बाहर जाके इसने चारा चरा है, वो उसकी बात है। आजकल बाहर चरने वाली गाय कितनी कम रहेगी, आजकल जो सभी ने अपनी डेयरियों के अंदर या उसमें कर लिया। हाँ, अगर आपकी गाय बाहर घूम रही है, जंगल में घूम के आ रही है, फिर वो आ रही है, उसके बाद जो गोबर करती है, उसके बाद फिर आप वो करते हो, तो उससे मेडिसिनल वैल्यू जो है ना हवा, वो हवा के अंदर बढ़ जाएगी, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रदूषण कम होगा। लेकिन कोई ये कहे कि इतने 1000 गुना ऑक्सीजन बढ़ गई, मुझे नहीं लगता। आपका जो वैदिक प्लास्टर है उसमें भी अगर जड़ी बूटी के पाउडर डालते हैं तो इसके अंदर पानी डालने से सुगंध भी अलग आएगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल आएगी। आपने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया है? आपके जो पीछे जो है ना, इसके अंदर है ना, एक के अंदर नील है और एक जो है ना बथुआ, जो हम खाते हैं सब्जी जो होती है, बथुए का पानी जो है, ये बथुए का है। उधर जो दो हमने जो कलर किए हैं वो गेरू से है, ये जो ना गेरू जो होता है लाल रंग, ये गेरू गिरे। पीछे जो ना हल्दी का भी हमारे पास है, हमारे पास जो ना जो मुल्तानी मिट्टी जो होता है उसका भी हमने वो किया हुआ है। तो इनके असर होता ही होता है। तो अलग अलग मिट्टी का अलग फ्लेवर मिलेगा। हाँ, अलग अलग उसका। तो जो आप ये गोद बनाते हैं, मेरे को दिखाना चाहिए कैसे बनाते हैं आप? हाँ बिल्कुल। आप दिखाइए। पहले जो है एक बार जो है पानी ले लें आप तसले में, आटा बनाते हैं उस तरह से? हाँ उसी तरह से पहले पानी ले लें। ये आपका मिक्सचर है क्या? हाँ, सब कुछ मिला हुआ इसी में। अच्छा, पूरा व्हाइट कलर होता है? हाँ, व्हाइट कलर है ये सब कुछ इसी में। गोबर का तो काला रंग होता है। अभी इसमें दिखेगा आपको, गोबर मिला हुआ सब कुछ इसी में। अभी जो है ना आपको इसके अंदर ना गोबर के जो तिरमिरे हैं वो एकदम बाजरे की रोटी जैसे बन गए। हाँ, आप ना ये देखो, अब जो है ना इसके अंदर आप देखेंगे तो गोबर के आपको अलग से वो आ जाएंगे। हाँ, फ्लेवर आ जाएगा। तो इसका सीधा हाथ से फ्राई कर देते हैं आप लोग? ये आपको काटता नहीं है, ये हाथ को साफ करता है, हाथ के लिए अच्छा है। इसको डायरेक्टली लिपाई करते हैं? हाँ, डायरेक्ट हाथ से हम लिपाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई वो हाथ को काटने वाली चीज़ नहीं है।
एक साइंस है नई, उसको बोलते हैं पर्माकल्चर। पर्माकल्चर क्या बोलती है, अगर आप मिट्टी में गोबर में प्रतिदिन हाथ देते हैं तो आप जो खुश रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये इसके अंदर गोबर और मिट्टी ही है, आप इसमें अगर हाथ देंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप जो है ये जैसे अब बनाया है, ये पेस्ट है, ये थोड़ा सा हल्का, इसके अंदर थोड़ा सा और डाल के थोड़ा सा इसको टाइट किया जाए। टाइट करेंगे तो मजबूत दीवार बनेगी। ये पानी का 50% पानी हो गया जो ये। हाँ ये जो ये 50% था, अब ये जो करेगा थोड़ा और डाल लेता हूँ। हाँ ये डाल, पानी नहीं है, हाँ डाल ले जितना, सारा डाल बस। अब इसके अंदर कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए, इसके अंदर ना बिल्कुल इसका जो है होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए। अब आप इसको अगर चाहो ना तो आप अपने हाथ से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहो कि मैं किसी मजदूर को या मिस्त्री को नहीं लगाना चाहता, अपने हाथ से करना चाहता हूँ, तो आप इसको जो है अब ये जो है लगाने के लिए तैयार है। दीवार को गीला कीजिए अच्छे से, और दीवार को गीला करके इसको हाथ से लगाइए या इसको करनी से या गुरुमाले से, जैसे मर्जी आप लगाइए। कितने में सूखता है ये सेट होगा, ये करीब 1 से सवा घंटे में सेट हो जाएगा, और सूखेगा ये 3 से 4 दिन में। तो सूख रहा है उस टाइम सो सकते हैं। हाँ आपने जैसे आज क्या, बाद में इसमें तराई की जरूरत नहीं होती। पहले हमने दीवार को गीला कर लिया, उसके बाद जो सीमेंट में क्या करते हैं कि हम 10-12 दिन तक उसको पानी लेके, उसको पाइप लेके उसको पानी डालते रहते हैं, गीला करते रहते हैं। इसको दोबारा गीला करने की जरूरत नहीं है। आज हमने कर लिया, कल आज रात को ही हम इसके अंदर 4 पाई डाल के सो सकते हैं। और वो आयरन वाली सुगंध आएगी, वो तो आएगी, वो तो आपको जो है एडिशनल है। वो तो अभी तक ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अभी तक ट्रेडमार्क में हमारा रजिस्टर नहीं था। कई बार ये होता है कि आदमी उत्साह ज़्यादा दिखा देता है, पीछे गड़बड़ ना हो जाए। तो हमने क्या किया कि अभी तक इसका ज़्यादा सिर्फ सोशल मीडिया पर ही प्रचार इसका किया, और उस पर काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट मिला। लेकिन हम अपनी तरफ से थोड़ा सा पीछे रहे। वो पीछे क्यों रहे कि क्योंकि अभी तक हमारा ये इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं था। बाई चांस में हम तो करते रहे, हम वैदिक प्लास्टर बनाते हैं, वैदिक प्लास्टर बनाते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन हमारे नाम ना हो, कोई दूसरा एकदम वैदिक प्लास्टर ही अपने नाम रजिस्टर करवा ले ट्रेडमार्क, बाद में हम कहते रहे ये तो हमारा है, ये हमारा है, उसमें क्या फ़ायदा है। इसलिए हमने अभी इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया है, अब इसको अच्छे से कर रहे हैं। प्रति वो तो पेंडिंग होगा ना, नहीं हो चुका, हाँ रजिस्टर हो चुका हमारा। पर मंथ जो है, पर डे हमारा 15 से 20 टन की कैपेसिटी है। पर डे बनाने की हमारी 15 से 20 टन की कैपेसिटी है। हम रोज कितना बना लेते हैं। एक दिन में एक गाड़ी 500 घरों का बना सकते हैं। 500 घर जो 12 बाई 12 फुट के हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और इतना गोबर और जिप्सम सब आपको लोकली मिल जाते हैं? नहीं, जिप्सम तो सारा राजस्थान से आता है। गोबर हमारा जो है ना, हम पर आवर गौशाला से लेके आते हैं। क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जो गोबर का भाव है, एक जो ट्रॉली आती है ट्रैक्टर के पीछे आती है, वैसे वो आमतौर पर 1100 रुपये की मिलती है, लेकिन मैं उनको 4100 रुपये देता हूँ। 1100 की मिलती है, लेकिन मैं 4100 देता हूँ। मैं 4100 क्यों देता हूँ कि अगली बार कोई भी गोबर लेने आए तो गौशाला वाले उनसे पूछेंगे, हाँ जी गोबर का क्या भाव है, तो वो बोल सकें कि भाई हमारा गोबर 4100 रुपये में भी जाता है, आपकी मर्जी, आप 3500 देना चाहें, आप 3100 देना चाहें, आप 2500 देना चाहें, आप 2100 देना चाहें, आप 1100 देना चाहें, आपकी मर्जी है। तो इससे गोबर की जो डिमांड है, गोबर का जो भाव है, वो अपने आप नेचुरली बढ़ जाएगा। तो गौशाला की जो आमदनी है वो अपने आप बढ़ जाएगी। गोबर से हम गौशाला को वो कर सकते हैं। अब जो एक वो गोकास्ट जो ना जो है, वो भी हम आपको एक बार दिखाएंगे। वो जिसका बिल्डिंग नहीं बना रखी, उसमें से एक कंडा उठा लो। एक प्रश्न ये था बीच में जी कि आप गौशाला को इतना बेनिफिट दे रहे, 4 गुना पैसा ज़्यादा देते हैं जी, आप गौशाला वालों को सिखा क्यों नहीं देते बनाना? तो वो वहाँ से जिसका काम उसी को साझे और करे तो पुस्तकबाज है। गौशाला वाले गौशाला संभाल लें, अच्छे से मैनेजमेंट देख लें, गौओं की सेवा कर लें, वो उनकी जो ना बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर वो जो ना अगर आ गए तो फिर वो दूसरा काम करना। हाँ, जो बिजनेस एक्टिविटी में आना चाहिए, हमारा खुला ऑफर है। हमारा खुला ऑफर क्या है कि आप एक बार यहाँ से बेचना शुरू कर लें। आपके यहाँ से पर डे 100 बैग 200 बैग निकलने लगे तो फिर हम आपको फार्मूला में बता देंगे, आपको यहाँ बनवाना शुरू करेंगे। लेकिन आपने पहले ही इस इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने 2 एकड़ ज़मीन इसके लिए अलग से रख दी, आपने जो है पूरा सेट जो इसके लिए रख दिया, आपने मशीनों पे भी इन्वेस्ट कर दिया, और आपका बिका नहीं रोज के 10 बैग भी, तो आप क्या करोगे? पहले गौशालाओं की हालत क्या है?
तो इसलिए हमारा ये है कि पहले एक बार वहाँ पे कोई भी गौशाला लेके इसको बेच सकती है, मार्जिन अपना रखे, आगे बेचे। जब वहाँ पे 100 या 200 बैग पर निकलने लग जाए, पर डे के निकलने, तब वहाँ पे बनाना शुरू कर दें। उसके बाद दूसरा ये जो ना ये आप जो देख रहे हैं, ये हाथ से बना हुआ कंडा है। अब तक जो है गोल होते थे कंडे, हमने कंडे को क्या किया, हमने कंडे को लंबा कर दिया। इससे क्या फायदा? इससे ये जलने में इजी हो जाएगा, यूज में इजी हो जाएगा, रखने में इजी हो जाएगा। ये कंडे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दांत संस्कार में भी काम आ सकते हैं, कहीं पे भी काम आ सकता है आपका। आप खाना अच्छे से बना सकते हैं, आप इसका घर बना सकते हैं। ये ईंट भी है, जो मैं कुटिया अपनी जो घर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो इसी से, ये ईंट फॉर्म है ना, इससे हम घर भी बना सकते हैं। यूरोप में क्या है कि दिखाएंगे इतनी कितनी मजबूत है, घर बन सकता है। हाँ, क्यों नहीं बन सकता। मजबूत है। यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, जो राइस है ना, राइस का जो वो है स्ट्रॉबेल, उससे जो है वो मकान बना रहे पूरे के पूरे, मट्टी और स्ट्रॉबेरी यूज करते हैं। हाँ, तो ये उससे ज़्यादा मजबूत है। तो इससे तो जो घर बनेगा वो इसके धान के भूसे से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो धान्य का भूसा, गोबर, ये मिक्स करके भी बना सकते हैं और बेटर बनेगा। और बेटर तो नहीं बनेगा, क्योंकि बेटर ये ज़्यादा है, इसके अंदर ना प्रोटीन ज़्यादा है, उसके अंदर जो है इतनी प्रोटीन नहीं है। अगर हम प्योर इसको लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसका एक जो ड्रॉबैक था कि भाई हमें आग लग सकती है, वो धान के भूसे में भी आग लगती है। ऊपर से हम वैदिक प्लास्टर कर देंगे, इसका लेप, ऊपर से वैदिक प्लास्टर का लेप कर देंगे तो इजीली बन जाएगा। तो हम इससे जो है दाह संस्कार इससे कर सकते हैं, खाना इससे बना सकते हैं, पशुओं का जो पानी गर्म करना वो इससे कर सकते हैं, घर भी इससे बना सकते हैं। इससे जो घर होगा वो इको फ्रेंडली होगा। जैसे ऑल्टरनेट फॉर ब्रिक। हाँ, ऑल्टरनेट फॉर ब्रिक। कितने समय तक चल सकता है घर? ये खराब नहीं होगा। जैसे आप गांव के अंदर जाएंगे ना, तो आपके जो बिटोड़े होते हैं गांव के, वो बिटोड़े 20-20, 30-30 साल पुराने ना, जब उनको प्रॉपर वो कर देते हैं तो उसके अंदर वो पड़े रहते हैं। तो ये जो है इसको मॉइस्चर नहीं लगनी चाहिए, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ये जो इसके ऊपर जब हम कवर कर देंगे तो इसको मॉइस्चर लगेगी नहीं, तो ये कहीं नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन है, आपके घर में हमने देखा कि बहुत बड़ा मोबाइल टावर लगा था, वो भी घर के अंदर लगा था, तो शायद आपको उसका कुछ अच्छा रेंट भी आता होगा एंटीना का, तो उससे आपके घर में रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा? एक्चुअल में ये जो रेडिएशन है ना, ये अलग ही विषय है। ये जो मीटर है, ये रेडिएशन मापने का मीटर है। ये मीटर में इसीलिए लेके आया था अपने घर के लिए कि अगर इस टावर से हार्मफुल रेडिएशन निकल रही है मेरी बॉडी के लिए या मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे मित्रों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, तो मैं इस टावर को अपने घर में क्यों रखूँ? मुझे पैसे क्या करना है, मेरी हेल्थ के लिए तो पैसा क्या करूँगा मैं? तो ये मीटर में इसीलिए ले गया था। जब मैंने इससे चेक किया, आसपास मैंने देखा, तो वहाँ पे हार्मफुल रेडिएशन 0 थी, कोई भी रेडिएशन नहीं थी। रेडियो वेव्स अलग होती है। और जो रेडिएशंस क्या है, एक ये जो स्पेक्ट्रम है ना, जो सूरज से जो किरणें आती हैं उनका स्पेक्ट्रम है। कुछ बहुत ही कम वेवलेंथ की हैं, कुछ विजिबल वेवलेंथ की हैं, कुछ ज़्यादा वेवलेंथ की हैं। जो बड़ी वेवलेंथ की है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। जो विजिबल वेवलेंथ की है उससे हम देख पाते हैं। उससे जो कम वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट या गामा रेज या एक्सरेज, वो हमें नुकसान करती है। तो ये जो रेडियो वेव्स की उसमें आती हैं, जो मोबाइल रेडिएशन है, रेडियो वेव्स की उसमें आती है। पर ऐसे क्यों कहा जाता है कि ये वेव्स लोगों को परेशान कर रही है, लोग सो नहीं पा रहे हैं? एक तो इसका शोर होता है, दूसरा जो घूं घूं की आवाज़ होती है वो होती है, और जो परेशान करने वाली जो वेव्स हैं वो ये जो ना अपनी मोबाइल की जो है, फ़ोन जो है, उसकी जो रेडिएशन है वो परेशान करने वाली है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो कम है, वहाँ से वो कैच कर लेता है, कैच करके यहाँ पे उसको चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। जब ये मेरे मोबाइल में आके फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तब वो हार्मफुल होती है, वहाँ पे वो इतनी हार्मफुल नहीं होती, यहाँ पे ज़्यादा हार्मफुल होती है। अच्छा जी, तो मोबाइल एंटीना हमारे हेल्थ के लिए फर्क नहीं है? विज्ञान की दृष्टि से जहाँ तक मैंने देखा है, जो मोबाइल टावर हैं उनके बारे में अफवाहें ज़्यादा है, हकीकत कम है। अगर इस प्रकार से ये मानव के लिए नुकसानदायक होती तो जगह जगह तक नहीं आ पाती। हाँ, अत्यधिकता जो है हर एक चीज़ की वो गलत होती है, बहुत ज़्यादा इसकी वो हो जाती है तो वो गलत होती है। आप आगे फ्यूचर में और कौन से प्रोडक्ट लाने वाले हैं? मैं बैल से बिजली बनाना चाहता हूँ। मेरे अगर हम गाय की रक्षा की बात करते हैं तो हमें बैल की रक्षा करनी पड़ेगी। गाय की आज भी रक्षा हुई है क्योंकि गाय दूध देती है। मेरा जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ, जो सबसे बड़ा जो अत्याचार हुआ वो बैल पर हुआ। जिस बैल ने
इस सृष्टि पे सबसे ज्यादा काम किया, सदियों तक काम किया, वो बैल आज सबसे ज्यादा परेशान है। मैं चाहता हूँ कि उस बैल के लिए मैं कुछ करूँ। 1947 में जब मेरा देश आजाद हुआ था तो करीब 15 करोड़ 50 लाख बैल थे। धीरे धीरे एक एक मशीन आती गई, एक एक इंजन आता गया, एक एक बैल खत्म होता गया, एक इंजन आया, एक बैल आ गया, एक इंजन आया। मेरे क्या था, जितने भी काम थे, जितने भी कारखाने थे, जितना भी व्यापार था, जितना भी यातायात था, सभी बैल द्वारा चालित था। वो धीरे धीरे मशीनों ने ले लिया। आज के दिन हम कहते हैं हमें तो समय बचाना है, समय बचाना है इसीलिए हमें गाड़ी चाहिए, समय बचाना इसलिए हमें कंप्यूटर चाहिए, समय बचाना इसलिए हमें हवाई जहाज चाहिए, समय बचाने के लिए हमने बहुत सारे आविष्कार किए। आज कौन सा वो काम करता है आदमी जो पहले वाला 200 साल पहले जो आदमी करता था वो नहीं करता? कौन सा काम करता है? जीवन निर्वाह के, जीवन की खुशियों के, जीवन को जीने के लिए कौन सा नया तरीका बदल गया? आज के दिन समय किसी के पास भी नहीं है। आपको रिश्तेदारी में जाना, उसी टाइम आप भागने की कोशिश करो कि भाई मेरे पास तो समय नहीं है। आप जाके एकांत में अपने कमरे में जाके लेट जाओ। ये जो हुआ है जीवन के साथ हमारा जो कटाव होता गया है, ये इसलिए होता आया है कि जीवन से हमारी दूरी बढ़ गई, पशुओं से हमारी दूरी बढ़ गई, गाय से हमारी दूरी बढ़ गई, बैल से हमारी दूरी बढ़ गई। आज हम बैल के पास नहीं रहते, बैल को कुरेरा नहीं फेंकते, गाय के पास नहीं रहते। भैंस का भी ये है कि उनको तालाब में जो है 2 घंटे नहलाना होता है, हमें नहीं पता होता कि 2 घंटे इसको नहलाएं। जीवन से हम बिल्कुल दूर चले गए, निर्जीवों के हम ज़्यादा पास चले गए। तो अब बैल का क्या हो, बैल से बिजली कैसे बने, उसके लिए मैंने पूरा का पूरा वो जो ना जिसको क्या बोलते हैं अपना लेआउट, पूरा का पूरा नक्शा वो मैंने तैयार कर लिया है। और जल्दी ही कितने बैल की बिजली, कितने एक्चुअल में अब तक जो बैल से बिजली बनाने की कोशिश की है ना, वो बैल से चक्का घुमा के बनाने की कोशिश की है। बैल से जब हम चक्का घुमा के बिजली बनाएंगे, बैल से बिजली नहीं बन पाएगी, क्योंकि बैल कभी धीरे होगा, कभी तेज होगा, कभी धीरे होगा। पर उसमें एक नया सिस्टम आया है, जो साइकिल चलाते हैं अपन, हाँ, तो रुक जाते साइकिल पर चलती रहती है। हाँ, वो भी मैंने देखा है, वो भी मैंने देखा है। लेकिन उसके अंदर भी फिर वो है थोड़ा सा कि एक बार बैल उसमें जब तक वो घूम रहा है तभी तक वो बन रहा है। मैं जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ वो मैं इस हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन कर रहा हूँ कि बैल ने 8 घंटा काम किया, आपकी बिजली बन गई। जब तक जो है ना वहाँ पे एक मीटर लगा होगा कि आज बैल ने कितनी बिजली बनाई है। जैसे आपके घर में ना आपका इसमें कार के अंदर ये है, आपके पास कितना पेट्रोल है, आप दिल्ली से चले हैं, आपकी कार में पेट्रोल है, आप पेट्रोल लेके चले हैं, तो ऐसा ही एक सिस्टम होगा, उसके अंदर मीटर लगा होगा कि इस बैल ने इतने किलोवाट बिजली बना दी है, ये बिजली इतने दिन के लिए मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ कि बैल से अल्टीमेट हर एक काम उसी से हो जाए। तो बैल से आज बिजली बना तो लेंगे आपका, बिजली फार्मर को 50 पैसे में मिल जाती है पर यूनिट, तो बहुत सस्ता पड़ता है उससे। इस सिस्टम में शायद उसे एक आदमी रखना पड़ेगा जो बैल के साथ देगा बिजली बनाने के लिए। बैल तो चलेगा नहीं। आपका जो सवाल है ना बिल्कुल जायज़ है। बैल जो किसान को जो बिजली जो 50 पैसे, हरियाणा में तो हो सकता है 25 पैसे ही हो, ये जो दी गई है पानी के लिए और ये करने के लिए, इसलिए जो है ठीक है, किसान को भी तो सुविधाएं चाहिए ना। जो आज के दिन जिसको हम विकास बोलते हैं, बिजली आई है तो बिजली किसान के उससे वो रहे, वंचित रहे। लेकिन हमें कहीं ना कहीं संतुलन भी बनाना पड़ेगा। अब किसान को तो हमने दे दी, बैल का क्या कसूर है? क्या ये धरती क्या सिर्फ इंसानों के लिए है? क्या और कोई भी जीव जंतु उसका कोई हक ही नहीं है? आज का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ, बाकी को तो क्या करो, शेर को भी पिंजरे में डाल दो, गौ को गौशाला में डाल दो, बंदर को कहीं जंगलों में भी मत छोड़ो, उनको भी पिंजरे में डाल दो। आदमी हर एक चीज के ऊपर कब्जा कर ले। अब एक चीज बताता हूं आपको, धरती पे आज के दिन सिर्फ 3 सफेद गेंडे बचे हुए हैं। एक सफेद गेंडा जो है मेल, उसकी उम्र करीब 45 साल होगी। 2 जो फीमेल सफेद गेंडे हैं उनकी 35 से 37 साल है। जबकि जो अपने जैसे आदमी की उम्र है ना 100 साल मानी गई है, ऐसे ही गेंडे की जो उम्र है वो 35 साल मानी गई है। यानी कि वो तीनों जो है खत्म हो चुके हैं, उनके आगे संतान नहीं होगी, एक प्रजाति नष्ट होगी। धीरे धीरे कितनी प्रजातियां नष्ट करेंगे हम? अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो आपके बैल और ये गाय है ना, जैसे आज के दिन क्या है, आज के दिन विज्ञान ये कहता है कि गाय को सिर्फ टीका लगा दो और बच्चियां पैदा हो जाएगी, टीका लगा दो बच्चियां पैदा हो जाएगी। ऐसा अगर कोई इंसान के साथ करे तो भाई इंसान को लाओ टीका लगा देते हैं, सिर्फ जो है लड़कियां पैदा हो जाएंगी या लड़के पैदा हो जाएंगे। ये टोटल नॉनसेंस है। हमें प्रकृति के साथ, हमें जीवों के साथ रहते आए हैं और रहना ही होगा। इनबैलेंस अगर प्रकृति में हो गया तो इंसान भी नहीं बचेगा।
तो बैल के लिए हमें इस प्रकार से करना पड़ेगा। बैल चारा तो खा ही रहा है, अगर वो अब क्या है चारा खा के बैठ जाता है, घूम नहीं पाता, हम उसको जो है थोड़ा देर बैल से काम करवाएंगे और बैल जो है ना वो चारा तो खाएगा ही खाएगा, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। वो बिजली जो होगी वो लगभग जो है फ्री टाइप की ही होगी। हमें जस्ट थोड़ा सा हार्डवेयर चाहिएगा और उस हार्डवेयर से ही बिजली बन जाएगी। मेरा एक प्रश्न है, जैसे हम कोई जगह का एड्रेस जानते नहीं तो कोई गली में फंस जाते हैं, पहले राइट जाते हैं, फिर हमें लगता है कि राइट बराबर नहीं, क्योंकि हम आगे आके लेफ्ट लेते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर लेफ्ट लेते हैं, फिर लेफ्ट लेते हैं, फिर लेफ्ट लेते हैं, फिर राइट जाते हैं, तो फिर हम खो जाते हैं। अब उस पॉइंट पे हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि उसी रास्ता जो हम खड़े हैं उसको हम सही रास्ता समझ लें और वही हमारी शुरुआत समझ लें और वहाँ से कुछ अपना चीज़ नई ज़िंदगी शुरू करें। तो दूसरा होता है कि पूरी रिवर्स प्रक्रिया करें और हम बैक टू पेविलियन आ जाए ट्रेन से और नई शुरुआत करें और फिर हम सही रास्ता चूज करें, बात मतलब रिवर्स करें। फिर उसी तरह से अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, प्रकृति को समझेंगे, प्रकृति के हर जीव को समझेंगे, जीव के अंदर वो शरीर जो दिया है उसका कारण क्या है वो समझेंगे। तो ये मैंने समझा है शास्त्र से कि हम भगवान के साथ थे, उनके साथ लीलाओं में थे और हमारी इच्छा हुई कि हम भगवान से परे होके हम अपने अपने क्षेत्र में हमारे अपनी एक दुनिया बनाए और हम उसमें अपने अपने भगवान बनाए। तो भगवान ने हमें इस धरती पे भेज दिया, 84 लाख जीव शरीर दिए कि तू जा खेल जिसमें खेलना है, तुझे ज़्यादा सेक्स करना है तो उधर बन जा, 65 टाइम पर डे का। जो तुम्हारी प्रकृति है, जो तुम्हारा डिज़ायर है, तू वो शरीर ले ले और उसका तू अपना भोग कर। तो उसमें गाय का जब शरीर मिला तो गाय कुछ भी नहीं कर सकती, गाय शेरों का काम नहीं कर सकती, गाय टाइगर का काम नहीं कर सकती, गाय नॉनवेज नहीं खा सकती। तो गाय वही करेगी, उसकी सीमित लिमिट है कि उसके शरीर के साथ जो उसकी सही फंक्शनैलिटी है वही करेगी, उसके बाहर नहीं आ पाएगी। तो गाय की फंक्शनैलिटी है चरना। जब वो चरती है तो जब वो बंजर जमीन में चढ़ती है तो उसके खूफ थे, वो जो उसके पाँव है खूफ से उपजाऊ बन जाती है। जितने भी जीव हैं जिनके वो खूर है वो सबका यही फंक्शनैलिटी है कि उनको भेजा ही इसलिए है जहाँ जहाँ वो जाएंगे वो धरती को बंजर से फॉरेस्ट बनाएंगे। ये काम एलन सेवरी साइंटिस्ट ने 10 लाख हेक्टर में जिम्बाब्वे में किया। डेजर्ट बन रही जिम्बाब्वे को 10 लाख विभिन्न प्रकार के जानवरों को चरा के कुछ महीनों में उसने घास लगाया नेचुरली। उसी तरह से जब हम प्रकृति की बात करते हैं, जब मैं प्रकृति की बात करता हूँ, आप प्रकृति की बात करते हैं और हम अभी एक पजल में खो गए हैं। अभी आपकी जो प्रकृति का कंसेप्ट है मैं समझ रहा हूँ कि वहीं पे घर बना के प्रकृति कुछ करे। जैसे बैल को हम बिजली के लिए यूज़ कर रहे हैं पर भगवान ने उसे बिजली के लिए भेजा नहीं है, क्योंकि वो जीव उसके अंदर जो आत्मा है उसकी खुद की भी कोई इच्छा है। अगर मैं उस शरीर के अंदर जाऊँ तो सोचूं कि मुझसे क्या क्या करवाया जा रहा है, कि मैं तो नहीं चाहता बिजली बनाना, मेरे को तो गोल गोल घूमना नहीं है या जो भी आपकी प्रक्रिया है तो मुझसे करवाया जा रहा है, तो वो दुखी है। मेरी बात समझिए, वही बैल अगर आज भारत की जो 12 से 15% जमीन जो बंजर हो चुकी है उसमें खुला छोड़ दिया जाए तो उस भूमि को वो आज बंजर से फॉरेस्ट बना देगा। जैसे आज हम जोधपुर से जैसलमेर जाते हैं, कहने का तो वो भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो आप 300 किलोमीटर की गाड़ी की रन करना, राइट साइड देखो या लेफ्ट साइड देखो सिर्फ गाय चाहिए, राइट साइड देखो या लेफ्ट साइड को सिर्फ घास है। तो गाय घास खाती है, गोबर करती है, घास खाती है ना। 1.5 लाख हेक्टर में ना खाने की कमी है ना पानी की कमी, जो कि वो डेजर्ट है। ये इसलिए हुआ और भारत में सबसे बड़ा संख्या गायों की उस डेजर्ट में। तो मेरा ये सोचना था कि जब तक गाय सुखी नहीं होगी हम कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें हम दुखी रहेंगे, मेरा ये सोचना है। तो जैसे आपने गोबर का यूज़ किया उसमें गाय का कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो गाय से वो अलग हो गई चीज़। दूध का किया एक पॉइंट तक वो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो उससे उसका उपयोग है, उसका रहने से मतलब उसकी चॉइस का उपयोग है, तो उसमें वो ज़्यादा कुछ चलने में रहेगी। ये जो आपने बात कही ना, जो आइडियलिस्टिक बातें होती है ना, आइडियलिस्टिक बातें भी हम सोचते हैं और वो करते हैं। अगर इसी प्रकार से होता तो गाय हमारे घरों में आती ही नहीं, गायों को हम पालते ही नहीं। हम स्वार्थी हैं, आदमी स्वार्थी है, और आदमी अपने स्वार्थ के लिए ही सारा काम करता है। अगर मैं जैसे अब मैं बैठा हूँ, अगर मेरा बच्चा 18-20 साल का हो गया तो मैं उसको अपने घर में देख के खुश नहीं हूँगा, मैं ये चाहूँगा कहीं ना कहीं ये कमाने चला जाए। इसी प्रकार से आदमी स्वार्थी है। अगर उसके लिए गाय काम नहीं करेगी या उसके लिए बैल काम नहीं करेगा तो वो अपने घर में नहीं रखेगा। बैल हमारे यहाँ पे क्या था, हरियाणा की बात बताता हूँ, अपने किसानों की बात बताता हूँ। किसी के घर में मौत हो जाती थी, उसके घर में मान लो वो मौत किसी त्योहार के दिन हुई है, मान लो दिवाली के दिन हुई है, तो वो दिवाली उसकी मननी बंद हो जाती थी, उस परिवार के अंदर दिवाली नहीं मनाई जाती थी। वो दिवाली दोबारा कब मननी शुरू होती थी, तब या तो उस घर के अंदर कोई जो बहू है वो लड़का दे देती, या कोई गाय जो है वो बछड़ा दे देती, तब वो त्योहार दोबारा शुरू होता था। तो ये स्वार्थी तो आदमी है ही है। तो हमें जो है अपना स्वार्थ भी देखना पड़ेगा। हम गाय को पालेंगे, गाय हमें पालेगी, म्यूचुअल होगा। बैल हमारे लिए काम करेगा, हम बैल को चारा देंगे, म्यूचुअल होगा। जब वो 8 घंटे बिजली बना लेगा तो 16 घंटे वो घूमेगा, 16 घंटे वो चरेगा, 8 घंटे वो बैठेगा, अपनी मर्जी भी करेगा। जितना मिनिमम उससे कम हो सके, जितना उससे हम काम ले सके, हमें उससे लेना चाहिए। ये अब ये तो फिर कहने को तो अब ये कह देंगे भाई किसी से काम ही मत लो। ये जो है अपना एक संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइड फाउंडेशन, ये यही तो कहती है कि सब कुछ पेट्रोल से होने दो, सब कुछ पेट्रोल से होने दो, पशुओं से कुछ लो ही मत। अब पेट्रोल से होगा क्या होगा, कितना ये जो आज के दिन जो है पिछले 1880 में जो ये आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसने क्या किया है, पेट्रोल की मार्केटिंग तो ही है। पेट्रोल की मार्केटिंग करके चारों तरफ जो ये ग्लोबल वार्मिंग हुई इसी से तो हुई है। ये सारे काम बैल की तो कर रहा था, ये सारे काम उससे भी हो रहे थे। अब कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई भारत में, कितने बड़े बड़े किले बने हुए भारत में, वहाँ पे जो पत्थरों का लाना ले जाना हुआ वो हाथियों से हुआ, बैलों से हुआ। अब वो क्रेनें वो काम कर रही है। जीवन की जगह क्या आ गया, मशीन आ गई। तो हमें जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल जो वो है ना, बैल का मनुष्य का साथ या हाथी का मनुष्य का साथ, जीवन का और मनुष्य का साथ, वो हमें रखना ही पड़ेगा। अब हम ये कहते हैं कि गाय का तो सिर्फ काम यही है कि चरना है, वो धरती को उपजाऊ बनाना है, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। गोचरण भूमि हमने खत्म कर ली। अब नए तरीके से किसी चीज़ को उपयोगी बढ़ाएंगे तभी वो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी समाज उसको स्वीकार करेगा। तो हमें बैल को भी उपयोगी बनाना ही पड़ेगा। जितनी भी रिसर्च हुई है, जितने भी साइंटिस्ट अपने आप को बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस जितनी भी हैं, वो सारी की सारी जो है उन्होंने मशीनें बनाई है। उसने ये मशीन बना दी, उसने ये मशीन बना दी, सारी की सारी मशीन किस पे चलती है, सारी की सारी मशीन तेल पे चलती है, पेट्रोल या डीजल पे चलती है। तो तेल की मार्केटिंग तो हुई है। मेरी बस है, मेरी कार है, मेरी हवाई जहाज है, या मेरा जो कुछ है वो तेल की मार्केटिंग का एक खिलौना है। ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये दूसरे तरीके से भी चलाई जा सकती हैं, ये बैल से भी चलाई जा सकती है और दूसरे तरीकों से चलाई जा सकती है। महाभारत में हवाई जहाज थे, वो भी किसी चीज़ से चलते थे। अब भी हवाई जहाज है, वो भी किसी चीज़ से चलते, तरीका ही तो बदला है। आज के दिन टेलीविज़न है, ये तरंगे हैं, तरंगों का हमें पहले भी पता था। तो ये वो एक तरीका जो हमें बदलना है। ये सारे के सारे काम जो आज के दिन है, ये ऊर्जा ये बैल से भी ली जा सकती है। हमने क्या किया, हॉर्स पावर मान लिया। भाई हॉर्स पावर नहीं होती, हॉर्स में गति होती है, पावर बुल में होती है, पावर हाथी में होती है। जो बुल है या जो बैल है या जो हाथी है उसमें पावर होती है, उसमें घोड़े के अंदर पावर नहीं होती, घोड़े के अंदर गति होती है। तो हमें जो है बुल पावर को इसको बैल की शक्ति को भी पहचानना पड़ेगा। हाँ, एसपी का बीपी बना के बैल को उपयोग में लेना ही पड़ेगा। अगर जैसे आपने ये जो कहा, जो आंसर मैंने सुना आपका कि
आज जो हमारी स्थिति है सर्कमस्टेंस टाइम पे सर्कमस्टेंस के हिसाब से जो आज बैलों की स्थिति है तो उनको उपयोग लेना पड़ेगा, उस कारण से आप उसका एक यंत्र बना रहे हैं। कभी से लेते आए हैं, जब से आदमी जो है पहले जैसे जंगली होता होगा आदमी तो उसने भी शिकार करता होगा, उसके बाद उसने खेती करनी शुरू की। जब से उसने खेती करनी शुरू की उस टाइम से बैल का और मानव का भाई जैसा संबंध रहा है। वो बचपन से बैल को ना इसी हिसाब से ट्रेन किया जाता था कि वो हमारे काम आए, और वो कंधे से कंधा लगा के हमारे साथ काम करता था। हमारे यहाँ पे हरियाणा में तो जैसे अंतिम संस्कार आदमी का होता है, जैसे आदमी के लिए हमें ना दसोटन करते हैं, भोज करते हैं कि मेरा जो ना इतना उम्र हो गया, अब मैं ना अपना एक भोज करता हूँ, अपने यार प्यारों को बुलाता हूँ, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाता हूँ। हम बैलों के लिए भी ऐसे करते थे, बैलों के लिए पूरे गांव को इकट्ठा करके उनको हम खाना खिलाते थे। मेरा बैल इतने साल का हो गया, अब ये नहीं हो सकता, मैं इसका जो है वो कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, पूरे गांव को मैं पहले और मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार, उसके बाद भी उसकी जो क्रियाएं हैं वो आदमी की तरह ही की जाती रही है। तो बैल का और आदमी का कभी तक का साथ रहा है, और जब बैल दोबारा मेन स्ट्रीम में आ गया, गाय दोबारा मेन स्ट्रीम में आ जाएगी। जब तक बैल मेन स्ट्रीम में नहीं है, हम कितनी कोशिश कर लें गाय बचाओ गाय बचाओ गाय बचाओ, ठीक है, भैंस गाय से ज़्यादा दूध देती है। और आज के दिन एक और आया हुआ है A2, भैंस का दूध भी A2 होता है, भैंस का भी A2 है, तो मैं क्यों गाय का लूँगा। इतना है कि गाय का दूध थोड़ा सा लाइट होता है, मेरा जल्दी हजम हो जाएगा, भैंस का अगर मैं ज़्यादा कसरत करूँगा तो वो होगा। तो विज्ञान की दृष्टि पे खरा उतर के, धरातल की दृष्टि पे खरा उतर के तब हमें काम करना पड़ेगा, विज्ञान को उस तरफ ले जाना पड़ेगा। आपकी जो ऊर्जा वाली मशीन है वो कौन खरीदेगा, जो बैल ऊर्जा वाली? हमारी बैल ऊर्जा से टारगेट मॉडल बिजली बनेगी, और बिजली आप जैसे मेरे पास यहाँ बैल है, यहाँ पे बिजली बन रही है, मैं उसका यूज कर रहा हूँ, मुझे बाहर से ग्रिड पावर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान को ग्रिड पावर की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बैल को कोई आदमी चाहिए ना घुमाने के लिए भी। अब बैल हमारे पास आदमी नहीं होता था, जैसे हमारी रेड चलती थी, हम क्या करते थे, बैल को जोड़ के छोड़ देते थे। बैल अपने आप ही जितने देर था ना, या कोल्लू था, कोल्लू का जो ना, कोल्लू का बैल जैसे हम बोलते हैं, कोल्लू के अंदर बैल के अंदर आदमी की जरूरत नहीं होती, उसको एक बार करके और छोड़ देते हैं, वो उसका घूमता रहता है। ऐसे ही वो बैल घूमता रहेगा, बिजली बनती रहेगी, किसान अपनी बिजली बढ़ता रहेगा, किसान को बाहर से बिजली लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर जैसे मैं गौ सेवक हूँ और मैं जब अपने भाव में आता हूँ गौ सेवक के, और जब मैं सोचता हूँ कि बैल हमारे बाप है, गाय गौ माता हमारी माँ है, और मैं अंदर पंखे में हवा में खा रहा हूँ, तो बेचारा बैल मेरी रोटी के लिए हर गोल 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 घूम रहा है। तो जब ये बात, ये वाक्य जब मैं मन में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आराम मुझे नहीं चाहिए। ये भावना है, कोई आदमी को ऐसा भावना है चाहिए, अपनी जगह, तो वो उसके अंदर हम गौ सेवा की भावना कैसे प्रकट? भाई भावनाएं अपनी जगह होती हैं, धरातल अपनी जगह। अब मैंने बैलगाड़ी के अंदर में बैठा हूँ, अगर मैं ये बात करूंगा कि भाई इसके तो काम कर रहा है तो बैलगाड़ी में बैठूंगा ही नहीं, मैं कहूँगा मैं आगे उसके अंदर बैलगाड़ी में जुड़ जाऊंगा और बैल को गाड़ी के अंदर बिठा दूंगा। भावनाएं अपनी जगह होती है, व्यवहारिक बातें अपनी जगह होती है। हम जो ना, मैं आपके साथ क्यों हूँ, मैं अपने घर में अपने बेटे को क्यों रखता हूँ, मैं इसलिए रखता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, उसके बच्चे होंगे, मेरे पोता पोते होंगे, वो भी मेरी सेवा करेंगे। आदमी बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो सब कुछ करता है। उसने जो हम गाय को जो माँ बोलते हैं, या गाय हमारी माता है, वो गाय के कारण नहीं है, वो हमेशा बैल के कारण रही है। गाय ने हमें दूध दिया है, गाय ने बछड़ा दिया है। अगर गाय बछड़ा नहीं देती ना, इतना उपयोग जितना बैल का पहले था, सारा ट्रांसपोर्टेशन बैल से था, सारा। हमारी जितनी जो घराट चलते थे ना, जिससे चूना बनता था, वो बैल से चलता था। हमारे जो जितने किले थे, उनके ऊपर जो तोप वगैरह लेने ले जाने लगा, तो बैलों को छोड़ के ही उनको तोप वहाँ पे रखे जाते थे जहाँ से लड़ाइयाँ होती थी। तो बैल का सबसे ज़्यादा उपयोग, इंजन की जगह आज जितने भी आपके इंजन है ना, सबको हटा दो, आपकी कार का इंजन हटा दो, उसकी जगह आप ये सोच लो कि हमें बैल है। बैल ने सारे ही काम किए हैं। बैल की मुख्य उपयोगिता थी, इसलिए गाय हमारी माता थी। बैल की मुख्य उपयोगिता दोबारा जो था इतनी जबरदस्त, मतलब आपके बैल के बिना आप सोच ही नहीं सकते, आपकी जिंदगी नहीं सोच सकते। आपकी बारात है, आपकी जो बारात भी किस में जाएगी, बैलगाड़ी में। सबसे ज्यादा जो काम करता था आदमी के बाद, वो दूसरे नंबर पे बैल ही था। तो बैल को जो है दोबारा हमें उपयोगी बनाना ही पड़ेगा। ऐसे यंत्र बनाने पड़ेंगे जो बैल से चले, ये हमें करना ही पड़ेगा। वो चाहे IIT करे, चाहे और कोई इंस्टीट्यूशन करे, या हमारे जैसे जो
फ्रीलांसर्स हैं या पर आज का जो दौर है उसके अंदर बैल की जो स्पीड है उस स्पीड से आदमी ऑलरेडी उसका मन इतना विचलित रहता है और वो सब कुछ जल्दी करना चाहता है, तो वो बैल की जो स्पीड है उसकी माइंड की स्पीड से मैच नहीं कर पाएगी, इसलिए शायद ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट शायद लिमिटेड रहे। पर हम मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। आपने एक चीज देखी है, हवा से कार चलती है, हाँ हवा से कार चलती है। कार को हमने प्रेस किया, कोल्ड प्रेस चलती है, कर दिया ना, उसके अंदर सिलेंडर में हवा भर ली और उससे कार चल रही है। स्पीड तो किसकी है? कार की है। 100 की डिग्री पे चलेगी, 150 पे चलेगी, उसी हिसाब से चलेगी ना। वो जो हवा है वो आप बैल से तो प्रेस करवा सकते हैं। तो बायोगैस बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं हवा की बात कर रहा हूँ। हवा से कार चलती है, एयर फ्यूल्ड बस हैं, एयर फ्यूल्ड कार है, उसके अंदर क्या है कि हवा को कंप्रेस कर देते हैं। जब हवा कंप्रेस हो जाती है तो उसके बाद वो उसको चक्के को चलाने लग जाती है। यही है सिंपल। हवा से चलने वाली कार क्या है कि किसी भी तरीके से हम हवा को कंप्रेस करेंगे, हवा को कंप्रेस करके और फिर उसको जो है हवा को जब वो निकलेगी स्पीड से उससे हम जो है चक्का चला लेंगे। ऐसे ही कार चलती है, सिंपल फंडा है। तो वो जो हवा जो कंप्रेस हुई वो तो बैल से हम कंप्रेस करवा सकते हैं ना। आपकी कार आपके बैल से चल रही, आपकी स्पीड भी वही होगी, 150 या 200 किलो। वो मशीन गोल गोल घुमा के उसे कंप्रेस कर सकता है, हवा कंप्रेस कर लो आप। सिलेंडर में कर दो ना। हाँ, सिलेंडर में हवा भर लो और अपने सिलेंडर से अपनी कार चला लो। हर एक चीज के रास्ते हैं, विज्ञान इसी को बोलते हैं। लेकिन आज के दिन जो विज्ञान है, विज्ञान के ऊपर पश्चिम हावी है। पश्चिम में विज्ञान ने क्या क्या किया, जो कंपनीज का फायदा हुआ उसी को रिसर्च बोल के उसी को मैनिपुलेट करके उसी को सोसाइटी को दे दिया गया, जिससे कंपनी का फायदा हो, जिससे समाज का फायदा हो, जैसे जीवन का फायदा हो, उसके ऊपर रिसर्च हुई नहीं। मेरे अन्न की ऐसी तैसी कर दी। मेरे अन्न में आज के दिन स्वाद नहीं है। मैदा कहाँ से आती है? बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि आती है जो खुशबूदार जो अन्न है उससे। आपने 2 अन्न खा लिए, एक में खुशबू है, एक बिना खुशबू है। जो बिना खुशबू है वो आपको मैदा नहीं देगा, आपके दिमाग को तेज नहीं करेगा। जिसमें खुशबू है वही आपके दिमाग को तेज करेगा। अब हमने हाइब्रिड अन्न ले आए, किसी भी हाइब्रिड अन्न के अंदर खुशबू ही नहीं है। जब खुशबू ही नहीं है आपका दिमाग कहाँ से आएगा? हमने जो हजारों सालों तक ये अन्न के ऊपर रिसर्च करके हमारे मनुष्यों ने अलग अलग प्रकार के अन्न बनाए थे, खुशबूदार अन्न बनाए थे। उसके अंदर ऐसी खुशबू आती थी, आपके घर के अंदर अन्न आते आपको पता चल जाता था ये अन्न मेरे घर पे आ गया। आपके घर के अंदर थोड़ा सा धनिया आ जाए, थोड़ा सा कोई भी मेथी आ गई या कोई भी आ गया, आपको दूर से पता चल जाता था। कचरी है, जो है तरबूज है, आपके घर में थोड़ी सी आती, दूर से पता चल जाता था यार ये तो तरबूज आया हुआ है। आज आपके सामने तरबूज रखा है, आपके सामने कचरी रखी है, आपके सामने बड़ी पुदीना रखा है, आपके सामने धनिया रखा, आपको समझ ही नहीं आ रही क्या है ये? बीज के ऊपर मेरा अधिकार हो गया, बस अब मैं तो बीज बेचा करूँगा, किसान जाए ऐसे तैसे, दुनिया जाए ऐसे तैसे। तो ये जो चीज़ें ना, हमें जो है विज्ञान को मानवता की भलाई में और जीवन की भलाई में भी लगाना पड़ेगा। एक चीज़ मैं बात कर रहा था एक वैज्ञानिक से, बड़ा इंजीनियर थे, वैज्ञानिक से इंजीनियर से, उन्होंने भी वो चालित बिजली का यंत्र बनाया है, थोड़ा बड़ा है। तो मैं सोच रहा था वो चीज़ कि ये तो गाँव में तो अभी 50 पैसे बिजली मिल रही है, तो गाँव वाले तो लेंगे नहीं, शहर वाले को जगह नहीं है अपनी की, तो वो ऐसे नहीं लेंगे। और गोल घुमाने से बिजली इतनी सस्ती भी पैसा नहीं होती कि बिजली को बेच के हम गवर्नमेंट से बिजली को कॉस्ट मारवा लें। तो उसका क्या किया जाए? तो समझ में आया, अगर वो बैलगाड़ी होती और वो एक यंत्र फोल्डेबल मोबाइल हो जाता, तो बैलगाड़ी में उस यंत्र को रख के जहाँ पे भी शादी ब्याह होता वहाँ उस बैल को ले जाते, वो यंत्र खोलते, वहाँ वो गोल घूमता और वहाँ पे बिजली का प्रकाश रहता। फिर वो काम होने के बाद उसी बैलगाड़ी में उसको फोल्ड करके रख के हम घर ले जाते। नहीं, ये जो आपका विचार है ना, अच्छा विचार है, लेकिन आप 2 बैल हैं आपके पास, हो सकता है वहाँ पे आपका जो यंत्र है उसके लिए वो बैल की रेस गई ना हो। क्या है, बैल से कहीं भी बिजली बन जाए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हवा की कंप्रेसर है, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप बैल से हवा कंप्रेस करवा लो और कंप्रेसर से आप बिजली भी बना लो। आपने जहाँ जनरेटर तो चाहिए ना बनाने के लिए? नहीं, उसमें जनरेटर नहीं चाहिए, वो अलग तरीका होता है। अच्छा, तो क्या है? वो तरीका अलग होता है, वो एयर वाली मोटर होती है, मोटर ही हवा से चलती है।
अच्छा ऐसा है। हाँ, वो तो तरीका भी उसमें वो लिक्विड कुछ भी नहीं लगेगा उसमें। लिक्विड जो खुलेगी हवा आएगी उसके अंदर। हाँ, तो गोल गोल बस 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 इतना सा बंटा इतना है, ही है। इतना सा बंटा है। आपने बैल लिया, हवा प्रेस करवा ली, हवा प्रेस से आपने बिजली बना ली। तो इसके ऊपर मैं आगे कर रहा हूँ। अरे वाह। बस उसके अंदर क्या है, मेरे पास कितनी हवा प्रेस हुई, मेरे पास मीटर आ गया। तभी जो रोड पे इतनी हवा घूम रही है इसको पकड़ नहीं सकते हम। हाँ, उसी से वही पकड़ेंगे, उसी को पकड़ेंगे जो रोड पे हवा घूम रही है ना। दूषित हवा को भी कंप्रेस कर सकते हैं। कोई हवा दूषित उसमें कोई वो नहीं करती, उसके अंदर तो हवा इसके अंदर आ गया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम दूषित हवा को खींच के कंप्रेस करके बिजनेस बेच लें और अच्छी हवा मार्केट में चली जाए। करेंगे इसके ऊपर करते हैं इसके ऊपर सोचेंगे आगे। वो इसके अंदर हवा का जो शुद्धिकरण है वो ये इसी तरीके से हो सकता है। एक और मैं बात करना चाहूँगा, एक स्पेस जनरेटर आया है, पी तिवारी गूगल में डालिए, स्पेस जनरेटर, उनकी किताब भी है। उन्होंने ऐसा यंत्र बनाया, जनरेटर बनाया है जो बिजली पैदा करता है, उसमें कुछ डालना नहीं पड़ता, ना हवा डालनी पड़ती है ना फ्यूल डालना पड़ता है। उसका मैंने एक फिल्म भी बनाया अपने चैनल में, मेरे चैनल फिल्म बनाया है। वो मैग्नेटिक पावर से उसने कुछ कंसेप्ट बनाया है उन्होंने, उसकी डिज़ाइन भी मैंने वो वीडियो शूट की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी काम की आइटम है शायद आपकी रिसर्च के लिए। नहीं, मेरी तो रिसर्च जो है वो तिवारी जी को मुबारक हो, वो उनका फील्ड है। एक आदमी का अलग अलग फील्ड होता है ना, हमारा वो फील्ड नहीं है। हमारा जो फील्ड है वो मेरा मेन तो गोबर है, दूसरा बैल है। मुझे जो ना किसी भी और चीज़ से मतलब ही नहीं है। और जो एयर कंप्रेस जो करने की बात कर रहे हैं आप, तो प्राकृतिक जो हवा में है वही है। वही है। यहाँ से ली इधर चलेगी, बस मिनिमम इम्पैक्ट प्रकृति पे पड़ेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगी और बैल को काम मिल जाएगा। अभी हम देख रहे हैं श्रीधर सिंह मलिक जी के वैदिक प्लास्टर ऑफिस में जो फर्नीचर देख रहे हैं, 100% इनके हाथ से डिज़ाइन किया हुआ है और इनके कारीगरों ने बनाया है। ये टोटल यहीं उगने वाला घास है जो हम देख रहे हैं। वाह क्या डिज़ाइन है इस पर। भी अभी जस्ट सोया था और मैं आपको कहता हूँ मैं 5 स्टार में रहा हूँ, ऐसा मज़ा नहीं मिला है मुझे। बहुत ही कंफर्टेबल बनाया है इन्होंने, और ये हल्का भी है, जैसे एक उंगली से मैं उठा पा रहा हूँ। और ये लकड़ी यूज़ हुई है इसको बनाने में। तो इसका कंफर्ट लेवल का कंसेप्ट क्या है? ये जो लकड़ी है जिसको हम सरकंडा बोलते हैं, कभी से हमारा जो फर्नीचर है हरियाणा का, जिसको मूडे बोलते हैं, कभी से इसी से बनता है। ये जो लकड़ी है, हमारी जो कलम होती थी वो भी इसी से बनती थी, जिसको तख्ती के ऊपर हम लिखते थे। ये लकड़ी बड़ी सॉफ्ट भी है और अपने आप में ये सॉफ्ट होने के साथ साथ मजबूत भी है। तो इसके ऊपर आप बैठोगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ कोई चीज़ चुभ रही है। चिकनी है, अब आप हाथ लगा के देखो कितना चिकना है। बाम्बू जैसा है। हाँ, लगभग बाम्बू, मतलब बाम्बू का बच्चा लगता है। हाँ, लगभग उसी का है। लेकिन हमारे यहाँ पे सारा का सारा इसी से कभी से बनता है। जितने भी हमारे मूडे हैं, जितने हमारे हैं, सारे इसी से बनते हैं। ये तो एक खरपतवार है ना? ये खरपतवार है, आए साल ये वीड है, आए साल ये नया हो जाता है। तो हम जो है एक बार इसको काट के इसका फर्नीचर बना लेते हैं, अगले साल फिर इतना ही बड़ा हो जाएगा, फिर काट के फिर फर्नीचर बना लेंगे। टोटल जो है रिन्यूएबल है। लोग खेती भी करते हैं इसकी? ये खेती में नहीं होता, ये सिर्फ खेतों के कौन से खेतों में निकलता है? खेतों के किनारे जो अपने जो होते हैं ना, जो डोले होते हैं खेतों के किनारे जो होते हैं, ये वहीं पे पाया जाता है। ये जो छोटा वाला है कि मैं ऐसे बैठा था, कम से कम 105 किलो वजन मेरा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी तक जिंदा है। नहीं, हरियाणा में आपको जो है ना, जो पहलवान है वो 105 से ज़्यादा के भी मिल जाएंगे और वो सारे के सारे मूडे में बैठते हैं। हमारे जो है ना 7 मन के आदमी, 10 मन के आदमी जो है, ये हमारे उसके अंदर है। इसमें कितना खर्चा आ गया बनाने में इसको? ज़्यादा नहीं है, ये करीब 3,000 रुपये का था। अच्छा, और इसमें आपने बेड में भी आपने कुछ अलग किया, जरा दिखाएंगे क्या क्या किया आपने? हमारी दरी होती है, इसके अंदर कुछ अलग नहीं है। ये जो दरी है ना, आज के दिन ये जो दरी है, ये जो दरी है, ये प्योर कॉटन की है। हमारे यहाँ पर भी है? हाँ, हमारे हर घर में ये बनता था। हमारे घर में जो हमारी औरतें थी, हमारी जनानियाँ जो थी, हमारे जो लड़कियाँ थी, हमारी बहनें जो बेटियाँ बहुएँ थी, वो घर में बैठी बैठी कभी बोर नहीं होती थी। वो आज से कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो ये उसी का ये वो है, इसे प्योर कॉटन से बना हुआ ये है। इसके ऊपर आपको कभी भी रेस्ट नहीं होगा, बॉडी के ऊपर कभी भी आपको परेशानी। और उसके ऊपर ज़्यादा लगा के काफ़ी अच्छा, इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। ये अलग ही मजा आ गया।
अलग ही फीलिंग आ रही थी। बहुत बढ़िया लगा आपका ये ऑफिस देख के। और मैं जो पाँव चप्पल भी बिना ही घूम रहा हूँ और एकदम ठंडा ठंडा लगता है पाँव में। नहीं, आप जैसे चप्पल निकाली है, मैंने चप्पल निकाल दी है। चप्पल निकालते ही क्या हुआ कि मेरे शरीर की जो 7000 नसें हैं वो सारे के सारे, उनका जो डेड एंड है वो मेरे पैरों के अंदर है। तो पूरे के पूरे जितने अंग हैं वो सारे के सारे अभी मेरे जो है धरती से कनेक्टेड है। तो धरती की जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्री इलेक्ट्रॉन्स, धरती में अरबों खरबों प्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेरी बॉडी के अंदर वो सारे के सारे एंटर कर रहे हैं। तो जो एजिंग मेरी होती है वो मेरी एजिंग कम हो जाएगी, बुढ़ापा जो है मेरे अंदर लेट आएगा। इसलिए जब हम मिट्टी के संपर्क में रहते हैं तो हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो ये जो वैदिक प्लास्टर का जो ये वैदिक फ्लोरिंग है, वैदिक फर्श जो है, इसका यही फायदा है। आप जो है अपने घर में करवाइए और इसके ऊपर नंगे पैर घूमिए, आपके बच्चे इसके ऊपर खेलेंगे, ना कोई चोट लगेगी। मैंने मेडिकल कॉलेज रोहतक के अंदर एक सर्वे करवाया कि हमारे यहाँ पे प्रतिदिन 45 से 50 बुजुर्ग और बच्चे 8 घंटे के अंदर टूट फूट के मेडिकल के ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। वो सारे के सारे उस पत्थर वाले फर्श से और चिकनी टाइल वो उसका परिणाम है। जबकि जो हमारी पहले जो गोबर और मिट्टी से बड़े फर्श होते थे उस पर कोई नहीं गिरता था और वो शरीर के लिए भी अच्छे थे। तो ये वैदिक, ये लगभग उसी प्रकार का फर्श है। बहुत बढ़िया है। और ये फर्श में भी वही अब मट्टी लगी है जो आपने दिखाई थी। हाँ हाँ, वही है। इसका मिश्रण खाली इतना है, बट हमने ईंट को चूर के डाला उसके ऊपर। हाँ, ईंट का चूरा बना के उसके ऊपर ये कर दिया। इसमें पानी की जो मात्रा और भी कम है। जब हम प्लास्टर का करते हैं, दीवार पे लगाते हैं, तो जो 2 हिस्सा जो पाउडर होता है, 1 हिस्सा पानी होता है। जब हम फर्श बनाते हैं तो 3 हिस्सा प्लास्टर होता है, 1 हिस्सा पानी होता है, मजबूत होता है और ज़्यादा मजबूत होता है। पहले आपने एक बार एक प्रोग्राम में बताया था कि पहली जब IIT में जब मुलाकात हुई थी तो आपने ये कहा था कि जो आप फर्श में जो एस्बेस्टस लगता है उसकी जगह आप जो है गोबर का छत वो बनाते हैं। आप बोले थे कि हिमाचल प्रदेश अच्छा वो गुप्ता जी हिमाचल प्रदेश। आप ये फ्लोर, ये सीलिंग चेंज करने वाले हैं या नहीं, इसके ऊपर ही ये जो ऊपर आप जो टाइल देख रहे हैं ना, ये एल्यूमिनियम कंपोजिट है। अब मेरे इस बिल्डिंग के अंदर सिर्फ जो गर्मी आ रही है वो छत के ऊपर से आ रही है। दीवार मेरी टोटल इंसुलेट है, फर्श मेरा टोटल इंसुलेट है, छत के अंदर से मेरी गर्मी आ रही है। तो अब मैं जो है गोबर लेके, गोबर की इतनी मोटी 1.5-2 इंच जो है मोटी परत जो है अपनी छत के ऊपर गोबर की, प्योर गोबर की परत चढ़ा के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा वैदिक प्लास्टर कर दूंगा। ऊपर से मेरी गर्मी जो है कैसे करोगे? लेंटर कैसे, जिसका वो मतलब पहले लकड़ी के वो बनाओगे? कुछ भी नहीं करूंगा, मैं गोबर लेके आऊंगा। जैसे कैसे फर्श? गोबर के ऊपर जैसे मेरे गोसे हैं, हाँ। ये गोसा है, ये मेरा प्योर गोबर है, इसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं है। ठीक है, ये प्योर गोबर है। इसी टाइप से मैं गोबर लूंगा, इस हिसाब से उसका पानी और गोबर की रेशो करूंगा और इसको ऐसे करके ऐसे इसको शेप दे दूंगा। ये जस्ट एक मेरा पूरा का पूरा एक में जो है वो बन जाएगा। लंबी एक टाइल बन जाएगी। हाँ, पूरा लंबी टाइल जो है, ये जो मेरा एक सिंगल बन जाएगी। एक सिंगल ऐसे आप बिछा दो, ये पूरे पे बिछा दूंगा। ये जो मेरा ऑफिस है ये 15 फुट चौड़ा है, 45 फुट नीचे से भी आप जिप्सम कर दोगे, ऊपर से भी कर दोगे? नीचे तो मेरी फॉल सीलिंग है ही, इसको मैं नीचे दूंगा। अच्छा। लेकिन ऊपर जो है इसके ऊपर मैं गोबर की लेयर जो है 1.5-2 इंच मोटी ये मैं कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि ऊपर से जो अब इसके अंदर थोड़ी बहुत गर्मी आ रही है, हालांकि कभी भी कितनी ही गर्मी आ लो इसके ऊपर टेम्परेचर 34-35 से ऊपर नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो ये पंखे वगैरह चलाने पड़ते हैं इसके लिए 2-3 डिग्री 4 डिग्री और 5-6 डिग्री और कम हो जाएगा। तो कभी भी यहाँ पे पंखे की भी जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए मैं जो है ये लेयर इसके ऊपर कर दूँगा। ये जो है इसके अंदर क्रैक पहली बात तो आते नहीं, ठीक है। अगर आए भी गए तो ये बिल्कुल डेली मेरे यहाँ पे निकलता है। ठीक है, मेरे को भी तो काम चाहिए। हमने सभी को जो है ना रेडिएशन करते हैं, और लेकिन उसके बाद फिर भी हम मोबाइल को नहीं छोड़ते। उसके ऊपर वहीं पे बैठते, ये इसके अंदर मजबूती कम नहीं है, इसके अंदर मजबूती कम नहीं है। जब विदेशी लोग जो है वो धान के भूसे के घर बना सकते हैं, धान के भूसे से तो कई गुना, करीब 50 गुना ज़्यादा मजबूत है ये। तो हम इससे मकान आराम से बना सकते हैं। इससे बोर्ड तो बनते ही बनते हैं, मकान से इससे आराम से बनते हैं। मेरी जो छत होगी वो किसी की आगे बनेगी। ये क्या पानी में खराब नहीं होगा? नहीं, इसके ऊपर हम वेदिक प्लास्टर लेयर कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा जान के, इतना सब कुछ ज्ञान मिला हमें। हमारे पास ज़्यादा प्रश्न नहीं थे क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है।
अगर हमारे पास भी ज्ञान होता तो हम भी आपसे प्रश्न करते क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा का सारा जो है, अगर आप गांव के अंदर जाओगे तो हमारे साथ समस्या क्या हुई, गांव को गैस से जोड़ दिया गवार, जो गांव में रहता है उसको गवार बता दिया गया, जबकि गांव में ज्ञानी रहते हैं। गांव का गैस से ज्ञानी अगर कहते हैं तो सभी के सभी गांव की तरफ भागते हैं। गैस से गवार बता दिया तो गांव से छोड़ के सभी शहर की तरफ भाग रहे हैं। हकीकत ये है कि गांव में ज्ञानी रहते हैं, जिसको धार निकालना आता है वो गांव में ही रहता है, जिसको चारपाई बननी आती है वो गांव में ही रहता है, जिसको आप ये बात कर रहे थे मेरा फर्नीचर जिसको बनाना आता है वो गांव में ही रहता है। शहर के अंदर हम सिर्फ उपभोक्ता हैं, जो उत्पादक हैं वो आज भी गांव में ही हैं, जो उत्पादक होता है वही ज्ञानी होता है। और हम, आप कह रहे हो ना ज्ञान का भंडार, हम तो कुछ भी नहीं है, गांव के अंदर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं। भाषा में भी आपका एपीजे अब्दुल कलाम से मिलाप कैसे हुआ? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna